ओके, सो प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 जो बेसिक्स में मैंने आपको करवाया था, राइट। इसमें 3 एंट्रीज बाकी थी अपनी। अब स्टार्ट करने से पहले जब मैंने आपसे पूछा कि आपने प्रैक्टिस करते समय क्या क्या क्वेरीज थी, तो आपने कुछ क्वेरीज बताएं जो कल हमने किए थे, फिर भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्वेश्चंस एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे सामने कुछ क्वेरीज आई हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में पॉइंट नंबर 5 और 6 में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। कल मैंने आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया था और आपको कहा भी था एक बार लिख के रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, एन अमाउंट ऑफ 1510 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरीश। सबसे पहले एक नॉर्मल सेल की एंट्री बोलो, हरीश टू सेल्स। अमाउंट कितना आना चाहिए था? 1510, राइट। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक में गलती हुई नहीं है, राइट। हैज बीन पोस्टेड एज 151। अब यहां पे आप मुझे बताओ, सेल्स बुक में आप इंडिविजुअल पोस्ट करते हो सेल्स बुक से या टोटल पोस्ट करते हो? टोटल, मतलब जब आप सेल का टोटल करते हो, आपने यहां 1510 लिखा होगा। लेट्स से दूसरे भी पर्सन थे, ये हरीश था, ये ए और बी थे। ए और बी से 100 और 200 रुपए था। टोटल सेल कितना हुआ? 1810। तो आपने जब सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग किया, तो प्लीज बताइए, सेल्स अकाउंट में आप इंडिविजुअल लेके जाते हो या टोटल लेके जाते हो? टोटल, मतलब सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हुआ ही नहीं ना। उसने बोला सेल्स बुक में आपने बराबर लिखा है, सेल्स बुक में। तो इंडिविजुअल पोस्टिंग जो होती है वो ए, बी और हरीश के अकाउंट में होगी। तो ए का अकाउंट बराबर चला, ए के डेबिट में आप गए 100 रुपए, बी के डेबिट में गए आप 200 रुपए, और जब हरीश के अकाउंट में जा रहे थे आप, वहां पे आपने लिखना कितना चाहिए था? 1510। आप जीरो खा गए, आपने 151 लिख दिया। तो गलती कौन से अकाउंट में हुई? सिर्फ और सिर्फ हरीश के अकाउंट में। समझ में आ रहा है? तो हरीश के कौन से साइड में कितना दिखना चाहिए था? डेबिट साइड में 1510 दिखना चाहिए था, अभी कितना दिख रहा है? सिर्फ 151। और कौन से साइड पे कितना दिखाना पड़ेगा सो दैट एंट्री बराबर मैच हो जाएगी? डेबिट में 1359, तो हरीश को करेंगे डेबिट, लेकिन क्रेडिट के लिए कोई अकाउंट ही नहीं है। जब कोई अकाउंट नहीं है तो इट हैज टू बी सस्पेंस। इज द पॉइंट क्लियर? तो एंट्री क्या हो जाएगी? हरीश टू सस्पेंस। अगेन सिक्स्थ भी सेम वही है। वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 52 वाज पोस्टेड इन द लेजर एज 520। आपको समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे पोस्टिंग एरर हुआ है और पोस्टिंग परचेज बुक से टोटल जाता है परचेज अकाउंट में, तो टोटल प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल पोस्टिंग में प्रॉब्लम हुआ है, तो वो पार्टी के अकाउंट में हुआ है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक बनाया था, सी ए बी सी, सी से अमाउंट था 52, ए बी एंड सी 52 रुपीज था, राइट। तो इसका टोटल गया परचेज अकाउंट में, ए बी सी के कौन से साइड में जाना चाहिए था? क्रेडिट में। ए के क्रेडिट में, बी के क्रेडिट में, सी के क्रेडिट में। तो आपने परचेज में एकदम बराबर लिखा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ, ये बराबर चल रहा है। आपने ए में लिखा, बी में लिखा, लेकिन सी में 52 की जगह एक जीरो ऐड हो गया, आपसे 520 हो गया। तो गड़बड़ कौन से अकाउंट में हुई? सिर्फ सी अकाउंट में, राइट। मुझे दिखाना था 52, आपने दिखा दिया 520, ज्यादा दिखा दिया, अब कम करना पड़ेगा, तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कितना रिवर्स करूं तो 52 आ जाएगा, 468। इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या बन जाएगी? सी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इज द पॉइंट क्लियर? राइट, ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 का 5-6 पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पॉइंट आया है मेरे सामने, जो क्वेरी बन के आया है। गुड्स वर्थ रुपीज 840 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर बट नो एंट्री, नो इनवॉइस वाज मेड। बेटा अगर मान लेते हैं सारंग इसमें कस्टमर, सारंग ने कॉल किया और सारंग ने बोला सर मेरे को 10 लैपटॉप भेज दो। मैंने भेज दिया उसके पास, मैंने सेल कर दिया। अब सेल कर दिया, इनवॉइस बनाया नहीं। अगर मैंने सेल कर दिया तो क्या इनवॉइस बनाना चाहिए? क्योंकि जब तक मैं इनवॉइस बनाऊंगा नहीं, मेरा अकाउंटेंट एंट्री नहीं करता है, सर इनवॉइस नहीं, एंट्री नहीं, तो क्या मैंने इनवॉइस बनाना चाहिए? इनवॉइस बनाना चाहिए मतलब सेल की एंट्री पास करना चाहिए यार। एक नॉर्मल सेल की एंट्री पास कर लो। एक नॉर्मल सेल की एंट्री होती है डेटर टू सेल्स, वही एंट्री पास किया मैंने, डेटर टू सेल्स खत्म। अब डेटर को यहाँ पे आप क्या क्या बोल सकते हो? डेटर, पार्टी, ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर कस्टमर, कुछ भी बोल सकते हो। इन चारों में से आप कोई भी एक नाम दे दो चलेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो इन शॉर्ट दिस इज नथिंग बट कंप्लीट ओमिशन। आपने माल भेज दिया तो एंट्री भी तो करो यार, सिर्फ माल भेजना थोड़ी रहता है, अकाउंट से तो संभालना पड़ता है। इनवॉइस नहीं बनाया मतलब एंट्री नहीं की। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है, नो इनवॉइस मतलब क्या? नो एंट्री वॉज मेड, नो एंट्री मेड। क्लियर है? ओके, दिस वाज थर्ड पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, कल मैंने आपको बताया था बैड डेट्स वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने स्टार मार्क कराया था और आपको बताया था कि आइडियली अगर ये पॉइंट आता है तो इसका मतलब क्या होता है। ये एक्चुअल में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर नाम से एक चीज रहती थी जो पहले हुआ करता था, अब नहीं है, एलिमिनेट हो चुका है, राइट। तो सेल्फ बैलेंसिंग का कंसेप्ट क्या था? वो बोलते थे एक दो टाइप के लेजर रहते हैं, एक सेल्स लेजर और एक जनरल लेजर। आपके हिसाब से अगर शॉर्ट में बताऊं, सेल्स लेजर इज नथिंग बट सेल्स बुक। बुक मतलब लेजर या जर्नल? जल्दी बताओ। जर्नल। इन शॉर्ट आपने जर्नल में एंट्री की, वॉज नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर, मतलब पोस्टिंग करना भूल गए। जर्नल में एंट्री किया लेकिन बैड डेट्स की पोस्टिंग करना भूल गए। इसका मतलब मैंने आपको शॉर्ट में क्या लिखाया था? इन अदर वर्ड्स बैड डेट्स वर नॉट पोस्टेड टू बैड डेट्स अकाउंट, मतलब आप सिर्फ बैड डेट्स के अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? अब वो क्या बोल रहा है? सेल्स लेजर से आप जनरल लेजर में नहीं गए, मतलब सेल्स लेजर इज एज गुड एज सेल्स बुक फॉर यू, मतलब जर्नल है आपके लिए। जर्नल से आप लेजर में लेके जाना भूल गए उसको, तो आप लेके जाओ बैड डेट्स के अकाउंट में।
तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे। क्यों बैड डेट्स को डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों नहीं किया, क्योंकि बैड डेट्स क्या है आपके लिए, एक्सपेंस, लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं, राइट। तो एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया और क्रेडिट के लिए कोई अकाउंट नहीं था, इसलिए आप क्या करोगे, सस्पेंस का नाम दोगे। इज द पॉइंट क्लियर? ओके नेक्स्ट 8th वाला, अ सम ऑफ रुपीज 860 ओड बाय मिस्टर श्याम हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स। आपको याद है क्या मैंने बताया था, फाइनल अकाउंट्स में कभी भी एबीसीडी का नाम नहीं आता, डेटर्स का नाम आता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने, यहाँ पे मैंने एंट्री किया A2 सेल्स, B2 सेल्स, C2 सेल्स। तो आप पोस्टिंग कैसे करोगे, ए के डेबिट में, बी के डेबिट में, सी के डेबिट में, और सेल्स के ABC, आइडियली ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। लेकिन यहाँ पे ABC का नाम आया नहीं, यहाँ तो डेटर्स का नाम आया। मतलब कहना है से आप हर अकाउंट को डेटर्स में ट्रांसफर कर देते हो, हर अकाउंट के डेटर में ट्रांसफर किया तो आप क्या करोगे, ए को डेटर में लेके आओगे, बी को भी डेटर में लेके आओगे, सी को भी डेटर में लेके आओगे। एंट्री क्या रहेगी इसकी, डेटर्स टू ए, डेटर्स टू बी, डेटर्स टू सी, बराबर। एक डी नाम का और एक बंदा था जिसको आप डेटर्स लिस्ट में लिखना भूल गए, तो क्या मैंने यहाँ पे डी लिखना चाहिए, एंट्री बोलो इसकी, डेटर्स टू डी, दैट्स इट। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, डेटर्स टू श्याम, क्योंकि श्याम को मैं डेटर्स लिस्ट में लिखना भूल गया। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? ओके नेक्स्ट, अक्रूवल, अक्रूवल मतलब आउटस्टैंडिंग। रेंट जब तक बोला नहीं जाए रिसिट, इट इज ऑलवेज पेड। रेंट रिसिट नहीं रहता है, रेंट पेड रहता है जब तक क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। जो भी खर्चा रिसिट में आप कभी लिखते हो, हमेशा पेमेंट ही बताओगे जब तक कुछ बोला नहीं जाए, राइट। अक्रूवल मतलब आउटस्टैंडिंग। एक नॉर्मल आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हैज व्हिच बैलेंस, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट होगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या करेंगे, रेंट। एंट्री क्या होगी, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, खत्म। नेक्स्ट, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में लास्ट के 3 पॉइंट्स वापस क्वेरी है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में, ठीक है। उसने क्या बोला, डिस्काउंट ऑफ 560 हैज बीन पोस्टेड टू कमीशन। सबसे पहले अलाउड है, अलाउड है, राइट। आगे का पॉइंट हटा देंगे, आगे का पॉइंट लिखा ही नहीं अपन ने। 560 का आपने डिस्काउंट अलाउड है ना, तो आपने कहाँ जाना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में। आपको पता नहीं क्या सूझा, आप चले गए कमीशन के, कमीशन का साइड बोला है क्या उसने, नहीं। जब तक साइड बोला नहीं जाए आप बराबर साइड में जाओ, मतलब आपने गलती से 560 यहाँ लिख दिया। अब जल्दी बताओ इसको रेक्टिफाई कैसे करें, कमीशन अकाउंट नहीं था ये, कमीशन को बाहर निकालो। कमीशन को बाहर कैसे निकालेंगे, क्रेडिट करके। इसको करो क्रेडिट, एक्चुअल में डेबिट किसको होना चाहिए था, डिस्काउंट को। तो एंट्री क्या हो गई आपके लिए, डिस्काउंट टू कमीशन, कितना, 560। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे का पॉइंट रीड कर रहा हूं, बट द कैश बुक टोटल शुड हैव बीन 650। ये तो गलत बात है, 560 का बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे सर 650 कर दिया, कैसे। डिस्काउंट अलाउड 90 ऑफ राधे हैज बीन ओमिटेड। आपको यहाँ पे ये वर्ड याद आ रहा है क्या लिखा है, कैश बुक। अरे कैश बुक में ही नहीं लिखा आपने, कैश बुक में नहीं लिखना मतलब कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। बुक इज नथिंग बट सब्सिडरी, सब्सिडी, राइट। तो ये कंप्लीट ओमिशन है। अब कंप्लीट ओमिशन है अगर, तो डिस्काउंट अलाउड की नॉर्मल एंट्री क्या रहती है, डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी, जो भी नाम रहेगा, डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी का नाम क्या है, राधे। कितने की एंट्री, 90। अब इंस्टीट्यूट बोलता है सर हम दो एंट्री थोड़ी मानने देंगे आपको, एक ही एंट्री पास करो, तो इन दोनों को मर्ज कर देना। डिस्काउंट 2 बार डेबिट हुआ है, तो डिस्काउंट टोटल कितना डेबिट हो गया, 650 टू कमीशन 560 टू राधे 90। क्लियर, क्लियर, ओके। पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है वो, A purchase of 5,600 from Minu was recorded in the books of Mintu as 6,500। एक सेकंड के लिए यहां छोड़ देता है, ये एंट्री हटा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, आइडियली मेरे को ये लगता है कि मीनू के अकाउंट में जाना चाहिए था। एक नॉर्मल परचेस करने की एंट्री बोलो ना, परचेस टू मीनू, तो मीनू के कौन से में जाना चाहिए था, क्रेडिट में, राइट। तो आइडियली हमें ऐसा लगता है कि यहां लिखने की बजाय, ये 500-600 लिखा नहीं हमने, हम गलती से मिंटू को चले गए और मिंटू के अकाउंट में 6,500 लिखा। हमें फिलहाल ऐसे लगता है, मतलब गड़बड़ यहां हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गड़बड़ आपने डे बुक में कर दिया। डे बुक में मतलब कहने से परचेस बुक में ही एंट्री गलत कर दी आपने, परचेस बुक में ही आपने मीनू का नाम लिखा ही नहीं, आपने मिंटू को ही लिखा 6,500। मतलब आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसे किया, ये परचेस बुक है आपका, परचेस बुक, और आपने लिख दिया यहाँ पे मिंटू, और आपने लिख दिया 6,500। प्लीज बताइए यहां से आगे आप कैसे जाओगे, आप परचेज अकाउंट में जाओगे और परचेज अकाउंट में डेबिट में लिखोगे 6,500 और मिंटू के अकाउंट में लिखोगे कितना, 6,500। अब मुझे एक बात बताइए, सही सही अमाउंट क्या था, सही सही वाला 5,600 था, और वो किससे था, मीनू से, राइट। प्लीज बताइए परचेज में 6,500 आना चाहिए था क्या, परचेज में नहीं, कितना आना चाहिए था, 5,600। गलत हो गया बॉस, कुछ तो भी कहीं तो भी लिख के दो जैसे वो 5,600 हो जाए। कहां कितना लिखूं जल्दी बताओ, क्रेडिट में 900, ये बराबर हो गया। चलो अब जाओ मिंटू के पास, मिंटू को बोलना तू कहां से पिक्चर में आ गया भाई, तो आई नहीं यहाँ पे, मीनू आना चाहिए था, बाहर निकालो इसको। इसको कितना बाहर निकालेंगे, 6,500। किसको पिक्चर में लेके आना चाहिए, मीनू को। तो मीनू को पिक्चर में लेके आओ और मीनू को क्रेडिट में लिखो 5,600। एंट्री खत्म। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, मिंटू अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू मीनू अकाउंट टैली। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। सिमिलरली जो इसका नेक्स्ट एंट्री है वो परचेज से रिलेटेड सेल्स का है, बस इतना ही फर्क है। इज द पॉइंट क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं
हमारे बैड डेट्स और सेल ऑन अप्रूवल की। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा सेल ऑन अप्रूवल के बारे में, ठीक है। पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये सेल ऑन अप्रूवल जो है ये आपको फाइनल अकाउंट्स में फिर से आने वाला है, सिंगल एंट्री में फिर से आने वाला है, ठीक है। प्लस यहाँ पे नहीं, आपके इंटरमीडिएट में भी आगे लगने वाला है। तो सेल ऑन अप्रूवल क्या रहता है अच्छे से समझ लेता है। तो इसको समझने के लिए हम बनाएंगे अच्छे से नंबर लाइन। ओके, तो ये कंसेप्ट है सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल का मतलब होता है सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है। बहुत बार हम करते हैं ऐसा, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, आप गए एक शॉप में, ठीक है, शर्ट्स या फिर गर्ल्स के लिए टॉप्स वगैरह लेने थे, कुछ ड्रेस वगैरह लेना था, जो भी है, हम ड्रेस लेने गए, ठीक है। लेना था 2 ड्रेसेस, ये भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है, उठा लो 10 ड्रेसेस, पहचान वाला है, उठा लो 10 ड्रेसेस, राइट। तो हम 10 ड्रेस लेके आ गए। अब ड्रेस तो लेके आ गए 10, राइट। सामने ये बोल के आ गए कि हम लेके जा रहे हैं, जो पसंद आया रखेंगे, जो नहीं आया रिटर्न ला के देंगे। सिंपल, ऐसे ही होता है ना, बहुत बार ऐसे ही होता है। तो जो पसंद आया रख लेंगे, जो रिटर्न आया, जो नहीं पसंद आया वो वापस दे देंगे। क्लियर है पॉइंट सबको ये? अब प्रॉब्लम ये है, सामने वाला अकाउंटिंग क्या करेगा? सामने वाला 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसको सेल रिकॉर्ड करो या तो मत करो। अब आप बोलोगे सर सेल रिकॉर्ड नहीं करो, ये तो गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि सेल तो हो रहा है ना यार, माल तो लेके जा रहा है, राइट। तो सेल रिकॉर्ड करना चाहिए, ट्रू, उसी दिन रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रॉब्लम यहां पे नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है ईयर एंड में, ठीक है। कैसे होता है पहले एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं 25 मार्च की डेट है, 25 मार्च की डेट है, ठीक है। और हमें सारंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ठीक है। सारंग का अपना एक स्टोर है, और मान लेते हैं 4 शर्ट्स वो सेल कर रहा है, जिसका कॉस्ट 2000 पर शर्ट है, ठीक है। और वो आदित्य को सेल कर रहा है, सोल्ड टू आदित्य। अब सीधी बात है, आदित्य कितना भी दोस्त हो, बिजनेस अपनी जगह रहता है, राइट। तो उसने आदित्य को 2500 रुपए पर शर्ट दिया, ओके। हर शर्ट पे उसने 2500 रुपए कमाए। हर शर्ट पे कितना कमाया उसने? 500 रुपए। जल्दी से बताएंगे, सारंग नॉर्मल टर्म्स में एंट्री क्या करेगा सेल की? आदित्य टू सेल्स कितने में करेगा? 2500 इंटू 4, बराबर है क्या? अल्टीमेटली वो बोलेगा मेरा 10,000 का माल बिक गया, सही है ये? अब आदित्य के नाम पे उसने बोल दिया भाई आदित्य तू 4 शर्ट लेके जा रहा है, मैं तुझसे 10,000 रुपये लूंगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ओके। अब आदित्य लेके गया शर्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाते जाते आदित्य बोल के गया देख पसंद नहीं आया तो शर्ट रिटर्न। तो सारंग बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, वापस दे लूंगा, लेकिन लाइफ टाइम नहीं लूंगा। कभी भी तू तेरी मर्जी से 2 साल के बाद 4 साल के बाद देगा, ऐसा नहीं है। 15 दिन का टाइम है तेरे पास, 15 दिन में रिटर्न आया तो ठीक, नहीं तो मान लूंगा सेल हो गया, बात खत्म, ठीक है। दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। तो अल्टीमेटली 15 दिन में अगर उसने रिटर्न दिया तो ठीक, नहीं है तो वापस नहीं लूंगा, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सिनेरियो में हम लिख सकते हैं। तो मान लेता है 27 तारीख को, 27th को, 27th को इफ अप्रूव्ड, मैंने इफ लिखा, अगर ऐसा हुआ तो प्लीज बताइए। अगर 27 तारीख को आदित्य ने सामने से कॉल किया, अरे सारंग ये शर्ट्स तो एकदम मस्त फिटिंग में बैठ गए हैं, राइट, मैं चारों शर्ट्स रख रहा हूं, तो सारंग ने इसको सेल मानना चाहिए, यस और नो? यस। एंट्री क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं एंट्री करेंगे? ऑलरेडी मान लिया ना यार, वापस थोड़ी एंट्री करेंगे, डबल डबल थोड़ी सेल हुआ, तो वापस एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मान चुके हो ना, ऑलरेडी सेल मान चुके हो, वापस थोड़ी करना पड़ेगा। तो हमने बोला ओके वेरी गुड, अच्छी बात है, सेल जो हमारा हुआ था वो सही है, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 27 तारीख या 28 जो भी है वो रिटर्न दे दे। इफ रिटर्न, तो क्या हम रिटर्न ले लेंगे उससे? चलो रिटर्न लेने की एंट्री बोलो, एक नॉर्मल सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न टू आदित्य। अच्छा रिटर्न क्या भाव से लेंगे? जो भाव दिया था वही भाव में। इसको ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं तू रिटर्न दे रहा तो मैं तेरे से कॉस्ट पे लूंगा, मेरे को 500 रुपए कमाने थे, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। जो रेट दिया है वो रेट वापस देना पड़ेगा। तो नॉर्मल एंट्री क्या रहेगी आपकी? सेल्स रिटर्न टू आदित्य, दैट इज डेटर, आदित्य डेटर है हमारा, राइट। तो कितना हो जाएगा ये? 10,000। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, मतलब माल बिका तो वापस एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नहीं बिका अगर वापस दे दिया उसने तो हम सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर लेंगे, यहां तक पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ 31 मार्च के दिन, कोई रिप्लाई नहीं आया उसका।
नो रिप्लाई। अब मुझे बताओ, अगर रिप्लाई नहीं आया, अगर मैं आदित्य को कॉल भी करूं, सारंग बोलता है भाई आदित्य को फोन करके पूछ लेते हैं भाई रख रहा है नहीं रख रहा है जो भी है बता क्लियर, तो उसने बोला भाई तूने 15 दिन का टाइम दिया ना, मैं 10 तारीख को बताऊंगा। अब अल्टीमेटली सारंग कंफ्यूज, 31 को करूं तो क्या करूं, सेल मानना है या नहीं मानना है, तो रूल ये बोलता है, प्रूडेंस बीच में आ जाता है। प्रूडेंस क्या सिखाता है आपको, एक्सपेक्ट द लॉसेस बट इग्नोर द गेन्स। लॉसेस को हाँ बोलना चाहिए लेकिन फायदा नहीं मानना चाहिए। अब अगर माल बिकेगा तो फायदा होगा ना, तो तुम कैसे मान रहे हो, फिर तुम तो रूल के अगेंस्ट जा रहे हो, जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, अगर रिप्लाई नहीं आया सामने वाले का लेकिन उसके पास अभी भी टाइम पीरियड है रिटर्न देने का, तो ऐसा हो सकता है ना कि वो आने वाले 10 दिन में रिटर्न दे दे, तो आप क्या करोगे, ऐसा मानोगे सेल हुआ ही नहीं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला इसको ये नहीं बोलना सेल रिटर्न, इसको बोलना रिवर्सल ऑफ सेल। आप क्या करोगे, सबसे पहले रिवर्सल ऑफ सेल करोगे। आप मानोगे सेल हुआ ही नहीं, क्यों, सामने वाला रिप्लाई नहीं किया, मैं प्रूडेंस फॉलो करूंगा, प्रूडेंस सिखाता है एक्सपेक्ट द लॉसेस, नुकसान है होने वाला तो मान लो लेकिन फायदा अभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, अगर सेल हो जाएगा तो फायदा होगा, कैसे रिकॉर्ड किया तुम, नहीं है प्रूडेंस के अगेंस्ट जा रहे हो, यू कैन नॉट रिकॉर्ड। तो आप एंट्री करोगे रिवर्सल ऑफ सेल की। आपने जो भी एंट्री पास की थी रिवर्सल की, जो भी एंट्री पास की थी सेल की, उसको रिवर्स कर दो, तो एंट्री क्या रहेगी, सेल्स टू आदित्य, रिवर्सल ऑफ सेल की बात कर रहा हूं बेटा मैं, जो आपने सेल की एंट्री पास की थी ना यहाँ पे, ये वाला, इसको रिवर्स कर दो, ऐसे बोलो कि सेल हुआ ही नहीं था कभी, एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स टू आदित्य, कितना, 10,000। ये बात समझ में आ गई क्या, लेकिन यहां खत्म नहीं होता है, यहां खत्म नहीं हुआ, खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने ईयर एंड पे बोला सेल नहीं हुआ, अगर सेल नहीं हुआ तो कहने से सारंग बोलेगा जो आदित्य के पास 4 शर्ट्स पड़े हैं उसका मालिक आदित्य नहीं, उसका मालिक मैं हूं। सारंग बोलेगा ये तो मेरा स्टॉक है, फिर पड़ा उसके पास है तो क्या हुआ, माल तो मेरा ही है ना, अगर मेरा है तो मेरे स्टॉक में ऐड होना चाहिए, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, एक नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है क्या आपको, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता है, बराबर है क्या, तो एंट्री क्या रहेगी इसकी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर आपको मालूम है ये मटेरियल है जो आदित्य के पास पड़ा है, तो आपको तो मालूम ही नहीं 10,000 का नहीं है, 10 का थोड़ी है मटेरियल, ये मटेरियल कितने का है, 8,000 का है, क्योंकि 2,000 की एक शर्ट है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ 10,000 का माल पड़ा है, मेरे को मालूम है 8,000 का है वो, अगर नहीं बिकेगा तो मैं थोड़ी कमाऊंगा, वो वापस देगा तो मेरे लिए तो 8,000 का ही है ना वो, तो आप 8,000 ऐड करोगे ना कि 10,000। इज द पॉइंट क्लियर टू, तो आप यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री करोगे, तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलते हैं, इसको हम स्टॉक विद कस्टमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, स्टॉक विद कस्टमर या फिर इन्वेंट्री विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना, 8,000। तो इन शॉर्ट ये एंट्री जो होती है वो होती है सेलिंग प्राइस पे, और ये जो एंट्री होती है ये कौन सी एंट्री पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, एक होता है सेलिंग प्राइस पे, एक होता है कॉस्ट प्राइस पे। क्या ये लॉजिक क्लियर है क्या सबको, एवरीवन क्लियर है सबको ये। अब फाइनल अकाउंट्स की बात कर लें क्या, अगर फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो फाइनल अकाउंट्स में इसके इफेक्ट क्या रहेंगे, तो ये ऐसी एंट्री है जिसके एक नहीं, दो नहीं, 4 इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या मानना है, सेल हुआ या सेल नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ तो सेल से माइनस होगा, और आदित्य आपके लिए कौन था, डेटर, आप बोलोगे जब सेल ही नहीं हुआ तो आदित्य पैसे भी नहीं देगा, फिर डेटर भी माइनस हो जाएगा, तो पहले 2 इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, लेस फ्रॉम सेल्स एंड लेस फ्रॉम डेटर्स। और लेस फ्रॉम सेल्स लेस फ्रॉम डेटर्स ये होता है सेलिंग प्राइस पे, एंड इसके बाद होता है एड टू क्लोजिंग स्टॉक। आप बोलो ना ये मटेरियल आपका ही है, तो एड टू क्लोजिंग स्टॉक कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। समझ में आ रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक एक जगह नहीं होता ना, क्लोजिंग स्टॉक तो 2 जगह होता है, कहां कहां पे होता है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट, दोनों जगह जाके ऐड कर देना। 4 इफेक्ट समझ में आया क्या आपको, समझ में आ रहा है क्या, ये कब होता है, जब हमने सेल तो पास कर लिया, ये सही किया, हमने सेल की एंट्री पास कर ली थी, सही किया था, लेकिन सामने वाले का 31 मार्च तक, दैट इज ईयर एंड तक जवाब नहीं आता है, जब जवाब नहीं आता है तो हमें मानना पड़ता है सेल नहीं हुआ, फॉलोइंग द प्रूडेंस कंसेप्ट। समझ में आ रहा है, तो हम मानेंगे सेल नहीं हुआ तो पहली एंट्री आएगी रिवर्सल ऑफ सेल की, दूसरा आएगा स्टॉक विद कस्टमर का। इज द पॉइंट क्लियर। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझाया था,
आपको याद है क्या ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स क्या रहता है? परसेंटेज ऑफ कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स, किसी को याद है क्या? 20 25 30, ओके फाइन। मैं 10 मिनट लगेंगे वो कंसेप्ट एक बार वापस रिकॉल करा देता हूँ। रीजन बीइंग ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर चैप्टर में लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ। कॉस्ट था, मान लेते हैं कॉस्ट है 40,000 और प्रॉफिट भी उस पर कैलकुलेट करने बोला है उसने। प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। तो यहां पे आप क्या चेक करते हो? इधर क्या दिया है? कॉस्ट। इधर परसेंटेज किस पे दिया है? कॉस्ट पे। यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। आप बेस चेक करते हो आपके पास क्या है और आपको परसेंटेज किस पे दिया है, क्या ये सेम है? यस, तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट ऐड कर सकते हो। प्रॉफिट कितना रहेगा बता सकते हो? 20% मतलब 8,000। अच्छा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, इतना सबको समझ में आता है क्या? यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, बराबर ना? ये बचपन में सीखा था हमने। अच्छा, इसको उल्टा करेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करो तो कॉस्ट आता है, इतना सबको समझ में आता है क्या? मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो रूल ये बोलता है कि यहां भी कॉस्ट है यहां भी कॉस्ट है, डायरेक्ट करो तो आपका सेल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सेल हो जाएगा 48,000। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। यस, ये हो गया पहला पॉइंट। तो आपका सेल हो गया 48,000। पहला एग्जांपल क्लियर है? ओके, दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं मेरा सेल 90,000 है और प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स ही है, 20% ऑन सेल्स, तो ये भी सेल्स है ये भी सेल्स है। क्या हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 20%? यस, सीधा सीधा 20% कैलकुलेट करो। प्रॉफिट 20% कितना होगा? 18,000, ठीक है? तो ये माइनस हो जाएगा तो आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा? 72,000। तो आपका कॉस्ट हो जाएगा 72। ये दो एकदम सबसे सिंपल केस होता है। यहां तक क्लियर है क्या सबको? ओके, थर्ड केस पे आता है। थर्ड केस, आपका कॉस्ट है 60,000, 60,000 और प्रॉफिट दिया है 20% ऑन सेल्स। अब बताओ, कैन यू कैलकुलेट डायरेक्टली 20%? द आंसर इज नो। अब नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि बेस सेम नहीं ना यार। यहाँ पे कॉस्ट देते हो, तुम परसेंटेज सेल्स में देते हो, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे 20%? ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट कैलकुलेट 20% डायरेक्टली। तो इस केस में करें क्या? दो रूल्स हैं। एक जो 1/4 1/5 वाला कंसेप्ट है विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड, लेकिन फिलहाल बचपन की बात करते हैं जो आपको स्कूल टाइम में सिखाया जाता है, जिसपे परसेंटेज दिया है वो 100। परसेंटेज जिस पे दिया है 100, क्या दिया है वो नहीं, परसेंटेज जिस पे दिया है वो 100। परसेंटेज किस पे दिया है? सेल्स पे। तो सेल्स 100, सेल्स 100। तो प्रॉफिट कितना आएगा इसके ऊपर? 20। अब कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80 या 120? 80, क्योंकि सेल्स में से प्रॉफिट माइनस होगा तो कॉस्ट आएगा, बराबर है क्या? कॉस्ट हो जाएगा 80। ये बात समझ में आ गई क्या? अब आपको क्या दिया है? कॉस्ट। अगर कॉस्ट 60,000 है, कॉस्ट के सामने लिख दो 60,000, तो आपका सेल्स कितना? ऐसे समझ में आया क्या सबको? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है और ये वही पॉइंट है जहां पे परसेंटेज में आके बच्चे अटक जाते हैं। यहां पे आप डायरेक्ट क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते थे? क्योंकि बेस सेम नहीं था। इधर कॉस्ट देते हो, इधर परसेंटेज सेल्स पे देते हो, तो रूल एक ही है, जिस पे परसेंटेज दिया है वो 100, सिंपल एज दैट। क्लियर? दिस इज द बेस। जिस पे परसेंटेज दिया है तो कितना आ रहा है? 75,000। इज द पॉइंट क्लियर? 75,000। ओके, नेक्स्ट फोर्थ केस, ये सेल्स है 80,000 और प्रॉफिट दिया है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। प्लीज बताइए, यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे क्या है? कॉस्ट। क्या हम डायरेक्ट 33.33 ले सकते हैं क्या? अच्छा, 33 1/3 कितना होता है? 33.3333। 1/3 मतलब 3.333, बराबर। तो अल्टीमेटली कैन आई कैलकुलेट डायरेक्टली? द आंसर इज नो। तो 100 किसको अज्यूम करोगे जल्दी बताओ? कॉस्ट को या सेल्स को? परसेंटेज जिस पे दिया है, परसेंटेज किस पे दिया है? कॉस्ट को। तो आप कॉस्ट को 100 बोलोगे और प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 33.33333 पूरा, राइट? सेल्स कितना हो जाएगा?
सेल्स में प्रॉफिट ऐड होता है, सॉरी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तो सेल्स आता है, तो ये हो जाएगा 133.33333, राइट। अभी आपके पास क्या है, अभी सेल्स है, सेल्स के सामने लिख दो 80,000, तो कॉस्ट कितना, कितना 60। आ रहा है क्या सबका, ये आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इज द पॉइंट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये 100 वाला रूल कब अप्लाई करता है, व्हेन द बेस इज नॉट सेम। व्हेन आई से बेस, आप ये चेक कर दो, यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे कॉस्ट है, अगर सेम रहा तो डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, जैसे मैंने ऊपर वाले 2 केस में किया, लेकिन सेम नहीं रहा तो जिस पे परसेंटेज दिया है वो 100, ये तो एकदम सिंपल हो गया, समझ में आया। लेकिन इसके लिए एक और शॉर्टकट है, एक और शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है द कंसेप्ट ऑफ ऑन कॉस्ट एंड ऑन सेल्स। कंसेप्ट है ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स। व्हाट इज द कंसेप्ट, क्या हो गया बेटा, हाँ करो ना, बस इसको हाथ नहीं लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो व्हेन इट इज ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स मतलब क्या, इसको बोलते कैसे हैं, वन ऑन कॉस्ट इज हाफ ऑन सेल्स, वन ऑन कॉस्ट इज हाफ ऑन सेल्स, half on cost is 1/3 on sales, 1/3 on cost is 1/4 on sales, 1/4 on cost is 1/5 on sales, 1/5 on cost is 1/6 on sales, और ये रूल आगे कंटिन्यू होता ही रहेगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है, ये एक स्टैंडर्ड रूल है। वन मतलब कितना, वन मतलब 100%, हाफ मतलब कितना होता है 50%, मतलब आई कैन से, अगर आप बोलोगे 100% ऑन कॉस्ट, इट इज इक्विवेलेंट टू 50% ऑन सेल्स, ठीक है। अच्छा, हाफ ऑन कॉस्ट, हाफ मतलब कितना 50, एंड 1/3 कितना होता है 33.33, इसको हम बोलते हैं 33 1/3%, आ रहा है समझ में, 33 1/3%। नेक्स्ट 1/3, 33 1/3%, 1/4 कितना होता है 25%, 1/4 कितना होता है 25%, तो 1/5 कितना होता है 20%, 1/5 कितना होता है 20, 1/6 मतलब 16.66, तो 16.66 को हम लिखते हैं 16 2/3%। समझ में आ रहा है क्या सबको, अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन टू अप्लाई दिस, व्हेन द बेस इज नॉट सेम। अब स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम ये अप्लाई करते हो, ये सबसे टफ चीज लगती है, आप बोलोगे सर ये क्या फ्रैक्शन में लेके आ गए, वो अच्छा था ना, लेकिन बिलीव मी ये सबसे आसान रहता है, ये सबसे आसान रहता है क्विक आंसर्स लाने के लिए, ठीक है। मे भी शायद इसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड लर्न दिस कंसेप्ट। इसमें ना मतलब सिर्फ इतना नहीं है, इसमें बहुत कुछ रहता है, इसमें बहुत कुछ रहता है, बट ये स्टैंडर्ड परसेंटेजेस हैं जो आइडियली एग्जाम में यूज होता है, आइडियली। अब किसके माइंड में आएगा सर आपने 150 33 तो लिख दिया, व्हाट अबाउट 35, व्हाट अबाउट 37, व्हाट अबाउट 24%, तो उस केस में रूल नहीं है, रूल है लेकिन वो बहुत टफ हो जाएगा कैलकुलेशन, तो बेटर वे क्या रहेगा जो मैंने पहले से कहा है, जिस पे परसेंटेज दिया है वो 100, खत्म, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन टू यूज दिस, व्हेन द बेस इज नॉट सेम, मतलब क्या, ऊपर चलते हैं एक बार, ऊपर चलते हैं, तो प्लीज बताइए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या दिया था, कॉस्ट दिया था, और परसेंटेज किस पे दिया था, सेल्स पे। इज द बेस सेम, नो, तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कैसे, परसेंटेज किस पे दिया था 20%, 20% कितना होता है, तो 1/5 ऑन सेल्स इज 1/4 ऑन कॉस्ट। आप क्या करो ना, कॉस्ट का 1/4 जोड़ दो डायरेक्टली, 60,000 का 1/4 आता है आपको जोड़ने, कितना होता है 60,000 का 1/4, 15,000, आप जोड़ दो 15,000, देखो बराबर 75,000 आ रहा है क्या, आ गया 75, यही चाहिए था ना आपको, राइट, डायरेक्ट आ गया। अच्छा, ये कब किया मैंने, व्हेन द बेस इज नॉट सेम। आगे बढ़ता है, यहाँ पे सेल दिया है और परसेंटेज किस पे दिया है, कॉस्ट पे, बेस सेम नहीं है, राइट, तो हम परसेंटेज पे जाएंगे, 33.33 मतलब कितना होता है 1/3, तो 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेल्स, सीधा सीधा इसका 1/4 ले लो, 80,000 का 1/4 कितना होता है 20,000, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस होगा तो कॉस्ट आएगा ना, तो 80 में से 20 माइनस करो, आप ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे लैंड करोगे 60,000। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है क्या, दिस इज द रूल। अब अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो 2-3 क्वेश्चन हो जाए, ये टेबल बनाया क्या सबने, व्हेन टू यूज दिस,
व्हेन द बेस इज नॉट सेम। समझ में आ रहा है क्या? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने यहां पे लिखा मेरा कॉस्ट है 70,000, 70,000, ठीक है, और प्रॉफिट है 16 2/3 ऑन सेल्स। इज द बेस सेम? ये कॉस्ट है, ये सेल्स है, तो 16 2/3 मतलब कितना होता है? 1/6 ऑन सेल्स इज 1/5 ऑन कॉस्ट। आप सीधा प्रॉफिट जो है ना इसका 1/5 निकालोगे, कितना आ रहा है? 14। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा या लेस होगा? ऐड होगा। जब ऐड होगा तो सेल कितना हो जाएगा? 84,000। आ रहा है क्या? अब एक बार क्रॉस चेक भी हो जाए। स्टार्टिंग में उसने क्या बोला था? प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? 16 2/3 मतलब 16.66 किस पे? सेल पे। सेल फिगर है ना अपने पास अभी? चलो 84,000 का 16.66% निकाल के तो कितना होता है? 16.666% निकालो, कितना होता है? आ रहा है क्या? 14,000 बराबर। ये बोला था ना उसने कि सेल्स का 16.66 प्रॉफिट होना चाहिए, वही निकाल के दे रहा हूं आपको। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया क्या? राइट, व्हेन टू यूज दिस कंसेप्ट? व्हेन द बेस इज नॉट सेम। और अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसा नहीं है कि यही फॉलो करना है, कपिल सर ने सिखाया तो ये फॉलो करो, ऐसा नहीं है। अगर आपको पुराना वाला बहुत ज्यादा आसान लगता है, नहीं सर हमको तो वही अच्छा लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो वही करो। एक ही चीज याद रखना, जिसपे परसेंटेज दिया है वो 100, खत्म। क्लियर है? अगर डायरेक्ट दिए ये भी कॉस्ट है ये भी कॉस्ट है, डायरेक्ट निकालो। सेल्स है, सेल्स है, डायरेक्ट निकालो। ये कॉस्ट है ये सेल्स है, तो परसेंटेज जिसपे दिया है उसको 100 मानना। क्लियर है पॉइंट सबको ये? और अगर 1/4 1/5 समझ में आता है तो ये चीज सबसे सिंपल है। क्लियर? ओके, तो अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर, सॉरी पॉइंट नंबर, कहाँ गया वो? 6 वाले पे आ जाओ। 6 वाले पॉइंट पे क्या बोल रहा है वो? गुड्स वर्थ ₹5,000 was sent on sale on return basis। सेल ऑन रिटर्न मतलब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। टू अ कस्टमर एंटर्ड इन सेल्स बुक। आपने सेल में एंट्री की, सही किया है गलत किया? सही किया। मैंने यार सेल में एंट्री किया, याद है क्या? 25 तारीख को मैंने बेचा था माल उसको, तो मैंने सेल में एंट्री किया, बिल्कुल सही किया, गलत नहीं है। आगे, एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। मतलब उसने अब तक रिप्लाई नहीं दिया है, उसके पास आज भी ऑप्शन है, वो रिटर्न देना चाहे तो दे सकता है। सबसे पहली एंट्री मैंने क्या बताया? रिवर्सल ऑफ सेल की। बताओ रिवर्सल ऑफ सेल की एंट्री क्या रहेगी? तो पहली एंट्री रहेगी सेल्स टू कस्टमर। कस्टमर की जगह याद है क्या वर्ड क्या क्या सिखाया था मैंने आपको? डेटर और पार्टी या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, बराबर। क्लियर है ये पहली एंट्री। दूसरा, द सेल प्राइस वॉज 25% ऑन कॉस्ट। ये 5,000 क्या है बता सकते हो क्या? ये 5,000 जो था वो क्या था? सेल प्राइस था। और प्रॉफिट कितना दिया है? 25% ऑन कॉस्ट। इज द बेस सेम? नो। अगर बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे? दो ऑप्शन। पहला 100 किसको अज्यूम करेंगे, जल्दी बताओ। कॉस्ट को या सेल को? कॉस्ट को। कॉस्ट को 100 तो 25% प्रॉफिट, सेल हो गया 125, ऐसा। या फिर 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स। सीधा सीधा इसका 1/5 निकालो, बात खत्म करो। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 1/5। कितना आएगा? 1/5 1000। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि प्रॉफिट माइनस होगा तो कॉस्ट आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या सबको? अब आइडियली बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं? सर वर्थ लिखा है, वर्थ मतलब कॉस्ट, ऐसा नहीं, वर्थ मतलब सेल होता है। अगर वो बोलेगा गुड्स कॉस्टिंग 5,000 तो ही कॉस्ट पकड़ना। समझ में आ रहा है? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बोला तो ही कॉस्ट है, वरना नहीं तो अगर वो बोलेगा गुड्स वर्थ 5,000 तो ये सेलिंग प्राइस ही होता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस ही है। इज द पॉइंट क्लियर? जल्दी बताओ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे किया था मैंने? स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और कितना अमाउंट करेंगे? 4,000। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, क्या इसको मर्ज करना है? नहीं, इसको दो एंट्री करना है, इसके दो एंट्रीज ही रहेगी। इज द पॉइंट क्लियर? पहला रहता है रिवर्सल ऑफ सेल, और अगर मैं मान रहा हूँ सेल ही नहीं है तो जो कस्टमर के पास माल पड़ा है उसका मालिक मैं हूँ भाई, वो मेरा माल, मेरा मटेरियल है, तो मेरा मटेरियल तो मेरे स्टॉक में ऐड होना चाहिए। लेकिन मेरा मटेरियल वो 10,000 का नहीं था, वो 8 का था, या फिर 5 का नहीं था, 4 का था। समझ में आ रहा है? तो मेरा कॉस्ट 4,000 का ऐड होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? ओके, नाउ हाँ, आप अगर ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। ऐसे देखा हो वो जर्नल एंट्री के नीचे वहीं पे एंट्री करो, कहीं पे दिखाना पड़ेगा 4,000 कैसे आया। चलो पॉइंट क्लियर है क्या सबको ये? ओके, नाउ मूविंग हेड टुवर्ड्स द बैड डेट्स पॉइंट। अब ये वो पॉइंट है जो 11th स्टैंडर्ड से है, ऐसे नहीं कि कुछ नया कंसेप्ट है। 11th स्टैंडर्ड से आपको फॉलो करना है, ये फॉलो किया था राइट।
तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने क्या सीखा है, बाद में जर्नल की बात करेंगे। जो सीख के आए हो पहले उसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस हाउ मेनी इफेक्ट्स? ओनली वन, बराबर है क्या ये? अच्छा, व्हाट डज अ डेबिट सिग्निफाई? एन एक्सपेंस और एन एसेट। व्हाट डज अ क्रेडिट सिग्निफाई? एन इनकम और लाइबिलिटी। और है एंड नहीं है ना, दो में से एक ही चीज होगी, राइट? तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है, ओके। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो डेटर्स हमेशा यहां पे दिखते थे आपको, बराबर? डेटर्स हमेशा यहां दिखते थे। अच्छा, बैटरीज भी यहां दिखता था, आरडीडी कहां दिखता था? क्रेडिट साइड, आरडीडी यहां पे दिखता था, बराबर ना? आपने जो सीखा है पहले उसकी बात करेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे, ओके। मान लेते हैं ये 82,000 था, ठीक है। ये 5,000 था, ये 1,500 था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। इतना दिया हुआ है। इसके नीचे उन्होंने दिया है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स ₹2,000 एंड मेंटेन आरडीडी, मेंटेन आरडीडी एट द रेट 5%, ऐसा दिया उन्होंने, ठीक है। मेंटेन आरडीडी एट द रेट 5%। प्लीज बताइए आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में क्या सीखा था? सबसे पहले इन दोनों को क्या बोलते हैं वो बताइए। ओल्ड, ओल्ड और न्यू मालूम कैसे पड़ता है? ट्रायल बैलेंस है तो ओल्ड, एक इफेक्ट। और ये वाले एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यू। फर्क क्या है दोनों में? ओल्ड का मतलब होता है मैं एंट्री कर चुका हूं, एंट्री कर चुके हैं, इसलिए उसको पुराना बोलते हैं। और नया एडजस्टमेंट मतलब क्या? द ट्रांजैक्शन विच आर नॉट येट रिकॉर्डेड, अब तक रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इसलिए दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? ट्रायल बैलेंस हाउ मेनी इफेक्ट्स? ओनली वन। एडजस्टमेंट हाउ मेनी इफेक्ट्स? मिनिमम 2। ओके, तो अब इसके इफेक्ट कैसे देते थे? एक पीएनएल का अच्छा फॉर्मेट लर्न करके आए थे हम, सबने लर्न किया होगा, किया होगा लर्न, ओके। वही लिखेंगे अपन, ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मेट याद है ना सबको? यस सर, ये कैसे बोलेंगे? ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में लर्न कर लिया था, ओल्ड आरडीडी, बराबर ना? ओके, अब जल्दी जल्दी बताओ इसके ये वाला डेटस कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट ऐसे, तो ये हो गया पीएनएल, तो ये हो गया अपना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आएगा। तो मैंने बैलेंस शीट में शो कर दिया, ठीक है। बैलेंस शीट में मैंने डेटस शो कर दिया यहां पे, अमाउंट 82,000, राइट? 82,000। जल्दी बताइए, पहला एडजस्टमेंट प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स, क्या करेंगे? लेस करेंगे। इसको कौन सा बैड डेट्स बोलते हैं? न्यू बैड डेट्स। तो इसको हम बोलते हैं न्यू बैड डेट्स। कितना? 2,000, वैल्यू कितनी हो गई? 80,000, बराबर। 80,000 अभी वैल्यू बचेगी, कितना आ गया ये? 80। इसके बाद हम क्या करेंगे? न्यू आरडीडी माइनस करेंगे, बराबर है क्या? न्यू आरडीडी एट द रेट 5%, कितना आ रहा है? 4,000। तो आउट ऑफ कॉलम कितना आएगा आपका? 76,000। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? 76,000। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके। फिर ये 2,000 और 4,000 आपने कहां से पिक किया था? ट्रायल बैलेंस से या एडजस्टमेंट से? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मिनिमम 2 इफेक्ट्स। तो ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? पीएल में लिखना पड़ेगा। तो ये न्यू बैड डेट्स हो गए 2,000 और न्यू आरडीडी कितना हो गया? 4,000, बराबर। इसके दो इफेक्ट्स दिए, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो एक इफेक्ट होता है ना। तो ये बैड डेट्स आपने कहां से पिक किया? डेबिट से, तो डेबिट इफेक्ट आना चाहिए। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 5,000। और ये वाला आरडीडी आपने कौन सा साइड से पिक किया? क्रेडिट साइड से। तो आइडियली जाना क्रेडिट में चाहिए था आपको, लेकिन आप डेबिट से माइनस करोगे। क्या डेबिट से माइनस करना भी क्रेडिट इफेक्ट होता है? यस। तो आपने यहाँ से 1,500 माइनस किया और आपका ऑटो कॉलम आया, कितना आया ऑटो कॉलम? 9,500। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया क्या? पक्का पक्का समझ में आया? ओके। अब मैं आपसे इसकी जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स टू डेटस मतलब, अगर अच्छा अगर आप रिकॉल नहीं कर पाते हो तो फाइनल अकाउंट्स के इफेक्ट्स याद रहते हैं कि आपको? इफेक्ट्स, वो इफेक्ट्स से जर्नल एंट्री आ जाती है। कैसे? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब फाइनल अकाउंट्स में आओगे ना तो फाइनल अकाउंट से जर्नल एंट्री बहुत जरूरी हो जाती है। तो होता यह है, अगर मान लेते हैं ये पीएनएल है आपका, ठीक है, और अगर यहां पे आपने लिखा है सैलरी, तो चाहे कितना भी हो जाए, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का इफेक्ट सबको याद रहता है, बराबर। आउटस्टैंडिंग क्या होता है जल्दी बताओ?
ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, बराबर है क्या ये? अब अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री चाहिए, जर्नल एंट्री, तो आइडियली जर्नल एंट्री क्या रहेगी? तो ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। डेबिट में ऐड करना इफेक्ट कौन सा हुआ? डेबिट में ऐड करना डेबिट इफेक्ट होता है, तो ये डेबिट किसको होता है? तो डेबिट होता है सैलरी को, राइट? तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी को डेबिट करो और आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करो। इट इज दिस सिंपल। समझ में आया? ओके, अब रेंट की बात करते हैं। रेंट भी यहाँ पे आता था, बराबर। और क्या प्रीपेड अपन यहाँ से माइनस करते थे? माइनस करते थे ना प्रीपेड? यस, अगर प्रीपेड माइनस करते थे तो ये डेबिट साइड है, डेबिट में माइनस करना इफेक्ट कौन सा होता है? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट किसको हुआ? रेंट को। अगर रेंट क्रेडिट हुआ तो डेबिट किसको करेंगे? प्रीपेड को। एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? प्रीपेड रेंट टू रेंट। ये तो आसान हो गया एकदम, मतलब आप जर्नल एंट्री बहुत इजीली कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, अब पीएनएल से मैं बैलेंस शीट पे शिफ्ट हो जाता हूँ एक सेकंड के लिए, ठीक है? बैलेंस शीट पे शिफ्ट हो जाता है, और बैलेंस शीट में मुझे वो मशीनरी वाला याद है क्या? बैलेंस शीट में मशीनरी आता था यहाँ पे, तो यहाँ से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते थे ना, राइट? ये एसेट साइड है। एसेट मतलब कौन सा इफेक्ट होता है? डेबिट, मतलब ये डेबिट साइड ही होता है। जल्दी बताओ, डेबिट से माइनस करना इफेक्ट कौन सा हुआ? ये हुआ क्रेडिट। ये क्रेडिट किसको हुआ? मशीनरी को। तो डेबिट किसको होगा? डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। आसान हो गया ये, राइट? ओके, फिर आ गया डेटस। क्या हम डेटस से माइनस करते हैं बैड डेट्स? जल्दी बताइए, ये माइनस करना इफेक्ट कौन सा हो रहा है? क्रेडिट किसको होगा? डेटस को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट्स टू डेटस। समझ में आया क्या सबको? क्या हम इजीली अब एंट्री कर सकते हैं? मतलब फाइनल अकाउंट्स के इफेक्ट्स अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है। क्लियर है पॉइंट सबको? अगर फाइनल अकाउंट्स के इफेक्ट्स याद आ रहे हैं तो जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है। लॉजिक क्लियर है आपको? ओके, अब वापस आते हैं इधर। अब मुझे फिर से इसकी एंट्री दोगे क्या? ये बैड डेट्स की एंट्री। ओके, बैड डेट्स टू डेटर्स, ठीक है? कितना? 2000। क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या? ओके, इसकी एंट्री दीजिए 4000 की। वेट कर रहा हूँ। ओके, जो भी आप बोलोगे वो डेटर्स टू आरडीडी। और क्या आ रहा है? और कुछ याद आ रहा है? रिकॉल करो। चलिए, अब सबसे पहले माइंड में क्या क्या हिट होता है मैं पहले वहां से बात करता हूँ। ये तो गलत, ये फिलहाल एक एंट्री तो गलत हो गई। सबसे पहले माइंड में क्या हिट होता है? सर जो बैड डेट्स की एंट्री वही आपने माइनस किया ना, अभी अभी आपने सिखाया ये माइनस करना। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? क्रेडिट। ये क्रेडिट होता है डेटस को। तो आइडियली हम एंट्री करेंगे डेटस आरडीडी डेटस। अगर आप वही इफेक्ट से एंट्री करोगे तो ये होता है कंप्लीट इनकरेक्ट। अब सवाल उठता है क्यों इनकरेक्ट? सबसे पहले रीजनिंग देना आना चाहिए आपको। सर ने सिखाया तो हमने लर्न कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन देना आना चाहिए कि हमने डेटस को कम क्यों नहीं किया। एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं मैंने पहले सेल किया, एक नॉर्मल सेल की एंट्री बोलो मिस्टर ए को, ए टू सेल्स, बराबर। लेट्स से 5000, ठीक है? 5000। तो क्या आप यहाँ पे बैलेंस शीट में डेटर्स लिस्ट में मिस्टर ए को बताओगे, राइट? 5000 पोस्टिंग बताओगे मिस्टर ए का, ए के डेबिट में क्या लिखोगे? टू सेल्स 5000, बराबर है क्या ये? ओके, सेल्स बताओगे, इसका मतलब मिस्टर ए डेटर देख रहा है, अकाउंट ओपन दिख रहा है उसका मतलब वो डेटर है, राइट? अब अगर आपने ये एंट्री पास कर ली आरडीडी टू डेटर्स, आरडीडी टू ए, सपोज ये एंट्री पास कर ली, ए मतलब डेटर, राइट? अगर आपने ये एंट्री पास कर ली, मतलब ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई है कि ए हाथ ऊपर करने वाला है, ए पैसा नहीं देगा, मेरे को लग रहा है डूबने वाला है। लग रहा है डूबने वाले, डूबे हैं क्या? नहीं, जो डूबे हैं उसको बैड डेट्स बोलता है। आरडीडी मतलब विच इज डाउटफुल, हमें लग रहा है डूब सकते हैं। डूबे हैं क्या अब तक? नहीं, डूबे नहीं है अभी तक, हमें लग रहा है डूब सकता है, ठीक है? और अगर वो डर से मैंने ये एंट्री पास कर लिया तो ये हो जाएगा 5000, 5000। पोस्टिंग बताओ, डेटर के क्रेडिट में आप लिखोगे बाय आरडीडी 5000 और डेटर का अकाउंट क्लोज, बराबर ना? डेटर का अकाउंट क्लोज। एक महीने बाद ए ने कॉल किया, सर वो कितने पैसे बाकी है? मैंने बोला रुक एक मिनट देख के बताता हूँ। एक अकाउंट टैली हो रहा है, नहीं तेरे से पैसे लेने बाकी नहीं है, तेरा अकाउंट क्लोज है। सही है क्या? तो गलत किया ना आपने, डेटर क्लोज हुआ ही नहीं था यार, डाउटफुल था। मैंने माना थोड़ी था वो बैड डेट से, डाउटफुल था। तो ए को कम करना ये गलत हो गया, मतलब डेटर कभी कम होता ही नहीं है। फिर आप बोलोगे सर आपने तो अभी माइनस किया जस्ट,
इट इज जस्ट प्रेजेंटेशन, it is just a presentation. Any provision is treated as a liability. I repeat, any provision is treated as a liability. मतलब एक्चुअल में वो यहां से कोई माइनस था ही नहीं, वो माइनस था यहां पे, इज अ लाइबिलिटी. प्रेजेंटेशन के लिए हम लाइबिलिटी को एसेट से माइनस करते हैं. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मतलब ये कभी माइनस हुआ नहीं, फिर क्या हमने जो बचपन सीखा वो गलत है? नहीं, गलत नहीं. प्रेजेंटेशन था वो, आपने प्रेजेंट सीखा था. कंसेप्ट ये रहता है, एनी प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी हैज व्हिच बैलेंस? लाइब्रेरी हैज क्रेडिट बैलेंस. समझ में आ रहा है? तो लाइब्रेरी का अगर क्रेडिट बैलेंस रहता है तो आरडीडी क्रेडिट होना चाहिए, तो फिर डेबिट किसको होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए पीएनएल को, क्योंकि कोई भी प्रोविजन की जर्नल एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. बेसिकली आप बोलोगे सर पीएनएल कहां से आ गया बीच में? अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, क्या उसका नुकसान आज ही बेयर करना चाहिए? प्रूडेंस यही सिखाता है, एक्सपेक्ट द लॉसेस. डूबा है क्या पैसा? नहीं. लग रहा है ना डूब सकता है, अब भी से नुकसान मानो. नुकसान मानो तो मतलब कहां लिखूं? पीएनएल के डेबिट में. डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस लिख दिया मैंने पीएनएल के डेबिट में. समझ में आ रहा है? लेकिन सवाल उठता है अमाउंट कितना? तो अमाउंट दो बार एक ही पैसा डूबता नहीं है, एक ही बार डूबता है. तो इसलिए ये जो एंट्री करनी पड़ती है ये आपको न्यू माइनस ओल्ड की करनी पड़ती है. न्यू अमाउंट कितना है प्लीज बताइए? 4. और पुराना अमाउंट कितना था? 1500. तो आप एंट्री कितने की करोगे? 2500 की. आ रहा है समझ में? एनी प्रोविजन. अब आप अगर ये चीज समझ में आई ना, अब थोड़ा रिकॉल कर पाओगे. क्या मैंने साल के पहले दिन भी या फिर पिछले साल भी ये ऐसी एंट्री पास की होगी? मतलब आरडीएस क्रेडिट बैलेंस ना, क्योंकि आरडीएस क्रेडिट बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में आरडी हमेशा आपको क्रेडिट में दिखता है, डेबिट में दिखता है. हमेशा कहां दिखता है? क्रेडिट में. क्यों? क्योंकि पिछले साल भी 1500 की यही एंट्री पास की होगी मैंने, पीएनएल टू प्रोविजन. मुझे लग रहा था 1500 डूब सकते हैं, साल के एंड में लग रहा है 4000 डूब सकते हैं. तो 4000 में से 1500 तो ऑलरेडी मान लिया है ना आपने नुकसान. दो बार डूबेंगे क्या? नहीं. कहने से मेरे को लग रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 4000 डूब सकते हैं, डूबे नहीं है. एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे लग रहा है 4000 डूब सकते हैं, राइट? उसमें से 1500 ऑलरेडी मान चुका हूं, तो और कितना मानना पड़ेगा? 2500. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो ये एंट्री आएगी. सबको समझ में आया क्या? अब अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर ये 5000 होता, मतलब साल के पहले दिन आप कितना नुकसान मान के चल रहे थे? 5. साल के एंड में आपको क्या लग रहा है कितना पैसा डूबेगा? 4. ये तो अच्छी बात हो गई आपके लिए, अच्छी बात हो गई ना. मेरे को लग रहा था 5 डूबेंगे लेकिन 4 ही डूबेंगे. तो अल्टीमेटली क्या 1000 फायदा हुआ? फायदा हुआ. तो पीएनएल के कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए आपने. फायदा पीएनएल के क्रेडिट में. तो अल्टीमेटली होगा क्या पता है क्या? आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे, न्यू आया 4, ओल्ड आया 5, ये तो माइनस 1000 आ रहा है. तो माइनस इंडिकेट करता है रिवर्सल. ये एंट्री को घुमा देना, एंट्री क्या हो जाएगी? आरडी टू पीएनएल. क्या पीएनएल क्रेडिट हो रहा है? यस, फायदा. क्योंकि साल के पहले दिन मैंने सोचा था 5000 डूबेंगे, साल के एंड में आप बोल रहे हैं 5 नहीं 4 ही डूबेंगे, ये तो फायदे की बात है. फायदा है तो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा. इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आया कि आरडी की एंट्री क्या होती है? यस. तो जल्दी से ये लिख के रखेंगे आप लोग पूरा एग्जाम्पल विथ जर्नल एंट्री. सबको समझ में आया क्या? तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, आरडी की एंट्री क्या होती है, ये मैंने आपको समझाया. बताओ, नहीं समझा? बैड डेट्स पता है क्या होता है? बैड डेट्स मतलब क्या? पैसा डूब गया. पैसा डूब गया तो मान लेना डेटर्स ने मेरे पैसे डुबा दिए, एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, खत्म, राइट? आरडी क्या है? आरडी डाउटफुल डेट्स. मुझे लगता है पैसा डूब सकता है. डूबा है क्या? नहीं डूबा है. जब नहीं डूबा है ना पैसा, तो आप डेटर्स को कम नहीं कर सकते हैं, आपको नुकसान बताना पड़ेगा. तो इट इज ट्रीटेड थ्रू प्रोविजन. अकाउंट्स में प्रोविजन का हिसाब चलता है. व्हेन एनी प्रोविजन इज नथिंग बट ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी इज विच बैलेंस? क्रेडिट. तो आरडीडी को करना क्रेडिट और डेबिट करना पीएनएल को. कोई भी प्रोविजन की एंट्री होती है पीएनएल टू प्रोविजन. ठीक है. अच्छा, न्यू और ओल्ड क्या रहता है? न्यू मतलब एडजस्टमेंट, ओल्ड मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस. न्यू मतलब क्या? एडजस्टमेंट. ओल्ड मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक कंसेप्ट होता है जो स्टार्ट होता है जर्नल से, जर्नल के बाद बनता है लेजर, और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस. मतलब ये बात समझ में आती है ट्रायल बैलेंस में आने के लिए जर्नल एंट्री करना बहुत जरूरी है. मतलब जो भी कुछ यहाँ आया है सब जर्नल एंट्री होके आया है, राइट? सब जर्नल एंट्री हो गया है. तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? वो एंट्रीज जो मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं अभी तक, मेरे को अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अगर आपको अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी. अगर जर्नल एंट्री करेंगे कहने से 2 इफेक्ट करने पड़ेंगे, इसलिए एडजस्टमेंट क्या किया? 2 इफेक्ट्स, राइट? अब ये 2000 की एंट्री क्या हो गई? बैड डेट्स टू डेटर्स. आरडी की एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू प्रोविजन. एंट्री मैंने आपको बता दिया, यही एंट्री होने वाली है, राइट? लेकिन एंट्री में जब आप आरडी लेते हो तो आरडी पूरा नहीं बनाना है. क्यों?
आरडीज नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है 4। ये एंड में आप बोल रहे हो सर मेरे को साल के एंड में लग रहा है आज मेरा चार्जर डूब सकता है, डूबा नहीं है, मेरे को लग रहा है मेरे चार्जर डूब सकता है, ये 2000 डुबाएगा, ये 1000 डुबाएगा, ये 1000 डुबाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है तो आप प्रोविजन बना लो कि मेरे डूब सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स आपको बोलता है अगर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपको लग रहा है नुकसान हो सकता है, अभी से नुकसान मानना शुरू करो, राइट। नुकसान मानेंगे तो कहां पे आएगा, पीएनएल के डेबिट में, तो पीएनएल के डेबिट में लिखना चाहिए, तो मैंने लिख दिया पीएनएल के डेबिट में। अगर आप देखोगे पीएनएल को डेबिट किया, राइट, और एंट्री क्या बताया मैंने, पीएनएल टू प्रोविजन। तो मेरे को साल के एंड में लग रहा है 4000 डूबेंगे मेरे, तो मैंने 4000 की एंट्री पास करनी चाहिए, लेकिन क्या साल के पहले दिन भी आपने 1500 बोला था डूबेंगे, तो फिर दो बात हो भी ऐसे डूबेंगे मेरे, टोटल 4000 डूबेंगे। 4000 में कितना आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हो, 1500, मतलब क्या मैं 1500 पीएनएल के डेबिट में ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो एक बार 1500 डाल चुका हूं और कितना डालूं तो मैच हो जाएगा 4000, 2500, तो मैंने वही किया, न्यू माइनस ओल्ड 2500। क्लियर, दिस आर द टू एंट्रीज, जल्दी से कॉपी करेंगे। ओके, यहां तक लिखा सबने, यस, पॉइंट क्लियर है क्या सबको ये? ओके, दिस इज द बैलेंस शीट। अच्छा, पहले बैड डेट से पहले आरडीडी, पहले आरडीडी क्या चलेगा क्या? कभी नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा एक ऑर्डर रहता है, डेटर्स पे चाहे 10 एडजस्टमेंट्स आ जाए, बाकी के सारे एडजस्टमेंट्स कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, आखिरी की 3 एडजस्टमेंट्स का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हो। आखिरी की 3 एडजस्टमेंट्स कौन से रहता है, बैड डेट्स, आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, यू कैन नॉट चेंज दिस ऑर्डर। क्लियर, इस पर और डिटेल बात करूंगा मैं फाइनल अकाउंट्स में, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना फाइनल अकाउंट्स, तब बात करेंगे और इस पर डिटेल में। बहुत देर नहीं, मुझे और 15 मिनट लगेंगे, एक कंसेप्ट सिखाना है, वो कंसेप्ट अगर होमवर्क नहीं दे पाऊंगा। क्या वो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो कर लो क्या अभी आप, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट सिखाना है। यहाँ तक सबको आ जाता है बेटा, यहाँ तक कोई कोई एंट्रीज लर्न कर लेता है। नहीं नहीं, गलती आप लोग करते हो, मैं सुधार रहा हूँ। तो अभी से कर रहे हो तो सुधार दो ना जल्दी जल्दी। ओके, ओके क्या सबका ये एंट्री समझ में आई क्या सबको? ओके, अब जल्दी से बताइए, अगर ओल्ड ट्रायल बैलेंस में अगर आपके ट्रायल बैलेंस में 1500 की जगह अगर 5000 होता तो आप क्या कर लेते हैं? तो आप वही करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू का अमाउंट कितना है अभी अभी 4, और ओल्ड का अमाउंट कितना था 5, 4 में से 5 करेंगे तो -1000 आएगा, तो इसकी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, माइनस इंडिकेट्स अ रिवर्सल, तो एंट्री क्या करोगे आप, आरडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो वो जो 2 पॉइंट्स है ना अपने, ये वाले 2 पॉइंट्स अभी जो मैंने पेंडिंग रखा था, क्वेश्चन 11 में पॉइंट नंबर 2 और 3, ठीक है, ये वही 2 क्वेश्चन है, एक में रिवर्सल है और एक में रेगुलर है। मतलब एंट्री क्या आने वाली है, बैड डेट्स टू डेटर्स, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। एक आएगा पीएनएल टू आरडीडी न्यू माइनस ओल्ड, और अगर बाय चांस ये नेगेटिव आ गया तो इसको रिवर्स कर देना, एंट्री क्या हो जाएगी, आरडीडी टू पीएनएल। अमाउंट्स कैसे निकालना है ये आपका आज का टास्क रहेगा, ये दोनों एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। कैसे करोगे, पहले ट्रायल बैलेंस बनाना, जैसे मैंने बनाया ना अभी ट्रायल बैलेंस, वैसे बिल्कुल ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद आगे बढ़ना,
ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड आपका आज का होमवर्क रहा। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, प्लीज बताइए, गलती सुधारना सीख लिया आपने, सीख भी रहे हो धीरे धीरे, इंपॉर्टेंट है, सुधारना कब, कब रेक्टिफाई करना चाहिए आपके हिसाब से? जब पता चलेगा, सीधी बात है, बिना पता किया तो हम नहीं कर सकते ना, जब गलती पता चलेगी तब सुधार लेना। अब गलती कब पता चल सकती है, या तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मालूम पड़ जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मालूम पड़ेगा, या फिर उस साल मालूम ही नहीं पड़ा, बहुत ढूंढा मैंने, गलती मिल ही नहीं रही, फिर मैं सोचूंगा ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल ढूंढ लेंगे यार, अगले साल मिली तो अगले के अगले साल, नहीं मिली तो अगले के अगले के अगले साल, जब मिलेगी तब सुधारूंगा। तीन सिचुएशन हो सकती है, दैट मीन्स रेक्टिफिकेशन बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस बट इन द सेम ईयर, मुझे इसी साल सुधारना है, और तीसरा है गलती मिल ही नहीं रही, अगले साल मिल रही है। तीन सिचुएशन आ सकता है, राइट, वो तीनों सिचुएशन मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, और अगर आपको अब थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन समझ में आया है तो मैं एंट्री लिखूंगा और आप क्वेश्चन बताओगे सर इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, ठीक है, लेट्स सी, और मैं आपको एक एक करके इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि तीनों मेथड में डिफरेंस क्या है, और एग्जाम में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, आपने कैसे रिकॉल करना चाहिए, वो सब बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली देर आर 3 स्टेजेस टू रेक्टिफिकेशन, 3 स्टेजेस रहता है, 3 स्टेजेस, राइट। आप जो थे हमेशा वो स्टेज 2 में थे, दैट इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब आप बोलोगे सर आप कैसे बता सकते हो आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मालूम कैसे पड़ेगा? तो जब तक क्वेश्चन साइलेंट है, जब तक क्वेश्चन साइलेंट है आप हमेशा यहीं पे हो, आप हमेशा सेकंड स्टेज में ही हो, जो हमने इतने सारे एंट्रीज की ना, आप यही स्टेज में थे, इसलिए आप एंट्री कर रहे थे, समझ में आ रहा है? अनलेस एंड अंटिल द क्वेश्चन स्पेसिफाई यू आर इन दिस स्टेज इटसेल्फ, राइट, ओके। अब मैं आपसे कुछ जर्नल एंट्रीज की बात करूंगा, मुझे उसका जवाब दीजिए। मैंने एंट्री किया परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कैन यू प्लीज टेल मी ये किस चीज की एंट्री हुई होगी? परचेज इज अंडर कास्ट, आपने और बढ़ा दिया, याद आ रहा है क्या? ये परचेज अंडर कास्ट है, लेट्स 100 रुपीज, ओके। दूसरी एंट्री मैंने किया सेल्स सस्पेंस टू सेल्स, सेल्स इज अंडर कास्ट, तो आपने और बढ़ा दिया, लेट्स से 200 रुपीज। तीसरी एंट्री फर्नीचर टू परचेस, फर्नीचर परचेस किया था बट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, याद आ रहा है कि ऐसे कुछ किया था हमने, लेट्स से 500 रुपीज। परचेज सेल्स टू मिस्टर ए 400 400 800, क्या लग रहा है इसका? परचेज रिकॉर्ड है सेल्स, इसलिए सेल्स को रिवर्स किया, परचेज को अपनी जगह पे लिखा, मतलब अब अगर आप आंसर से क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो रेक्टिफिकेशन आ रहा है, मतलब ठीक है, ओके। एंड फिफ्थ पॉइंट में लिखा मैंने ए टू बी, रॉन्ग अकाउंट, ए केस में जाना चाहिए था, बी में चले गए, तो बी को बोला तू वापस जा, ए को लेके आएंगे पिक्चर में, आइडियली ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? अब अगर ये 5 एंट्री समझ में आ गई आपको, तो अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। ये था आफ्टर ट्रायल बैलेंस, राइट। अब मुझे बताओ, आपको फर्स्ट टाइम बुक्स गलत है, कुछ तो भी गलती हुई है, ये कब रियलाइज होता है? जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस अब टैली नहीं होता है ना, जैसे ये 1000 आ गया, ये 3000 आ गया, ये 2000 आ गया, यहाँ 1500 है, और यहाँ 2500 है, और यहाँ 700 है, हो रहा है क्या टैली? ये आ रहा है 6000 और ये आ रहा है 4700, बराबर है क्या? टैली नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती टैली करने के लिए आपने पहली बार यहाँ पे सस्पेंस को
इंट्रोड्यूस किया, बराबर है क्या? ऐसा नहीं है कि सर टैली नहीं हो रहा है बुक्स बिजनेस बंद कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। टैली नहीं हो रहा है मतलब आपने अकाउंट्स बराबर नहीं मेंटेन किया है। नहीं मेंटेन करने का रीजन दो हो सकते हैं, ये वाले, ये इसमें सस्पेंस कब पिक्चर में आता है, दो चीजों में। कब, जल्दी जल्दी बताओ। एक पार्सल ओमिशन या फिर एरर ऑफ कमीशन। आपने कुछ तो भी जीरो वगैरह ऊपर नीचे कर दिया होगा, 234 को 532 लिख दिया होगा, कुछ तो भी ऊपर नीचे किया होगा, राइट? या फिर आपने डेबिट किया होगा, क्रेडिट नहीं किया होगा, या क्रेडिट किया होगा, डेबिट नहीं किया होगा, ऐसा हुआ होगा, बराबर? मतलब या तो आपने अमाउंट की गड़बड़ कर दिया, या तो आपने डेबिट किया, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ, इसलिए टैली नहीं हो रहा होगा। फिर जबरदस्ती आपने पहली बार सस्पेंस को बीच में लाया होगा, और जब तक ये सस्पेंस दिखता रहेगा, ये चुपता रहेगा, सर सस्पेंस दिख रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो आपका काम क्या रहेगा? सस्पेंस को जीरो करना। आपका काम क्या रहेगा? सस्पेंस को जीरो करना। सस्पेंस को जीरो कैसे करेंगे? तो वो आपको बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट बनाओ। वो आपको क्या बोलेंगे? सस्पेंस अकाउंट बनाओ। तो अब आप सस्पेंस स्टार्ट कहां से करोगे? डेबिट से या क्रेडिट से? तो रूल है, ये अभी कहां दिख रहा है? क्रेडिट में। ये कहां दिख रहा है? क्रेडिट में। ट्रायल बैलेंस है ना, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो आप स्टार्ट करोगे बाय सस्पेंस कितने? 1300 से, और फिर आप जर्नलिटी सुधारोगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी पोस्टिंग आएगी कि आपको कैसे करोगे इसकी पोस्टिंग? सस्पेंस के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय परचेस 100। ओके, इसकी एंट्री कैसे करोगे? सस्पेंस के डेबिट में। ओके, इस ये आ रहा है कि सस्पेंस नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि सस्पेंस नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि सस्पेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये एंट्री सुधार भी लूं, सपोज एंट्री सुधार लूं, तो यहाँ पे आएगा बाय परचेस 100 और यहाँ पे आएगा टू सेल्स 200। टैली हो रहा है क्या? नहीं, अभी बैलेंस बच रहा है। कितना बैलेंस बच रहा है? 1200 बच रहा है ना। इसका मतलब अभी भी सारी गलतियां रेक्टिफाई नहीं हुई है। ये बात क्लियर है क्या? टैली हो गया इसका मतलब भाई मैंने सारी गलतियां सुधार लिया। टैली नहीं हो रहा है मतलब आज भी गलतियां पेंडिंग है। ये बात समझ में आ रही है क्या? राइट। अच्छा, आपने कहां से पिक किया? क्रेडिट से पिक किया नहीं है, तो इसलिए मैंने क्रेडिट से स्टार्ट किया। अब वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सस्पेंस क्रेडिट से स्टार्ट करो, वो आपको दो चीजें बोलेंगे। वो आपको क्या बोलेंगे? द डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इन एक्सेस बाय 1300, ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो सस्पेंस आपने कहां लिखा होगा? क्रेडिट में लिखा होगा। समझ में आ रहा है? तो जब सस्पेंस स्टार्ट करोगे तो आप क्रेडिट साइड से स्टार्ट करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करोगे। इतना पॉइंट समझ में आया? इसी को लिखने का एक और तरीका है, द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कास्ट शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आपका क्रेडिट साइड कम है। अगर क्रेडिट कम है तो सीधी बात है क्रेडिट में लिखना पड़ेगा ना आपको, तो ये दोनों का मतलब एक ही हुआ। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आपको या तो ऐसे देगा या तो ऐसे देगा, द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इन एक्सेस, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है तो टैली करने के लिए आपने सस्पेंस को जबरदस्ती क्रेडिट साइड में लिखा होगा, बराबर? या फिर वो आपको बोलेगा द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कास्ट शॉर्ट, मतलब क्रेडिट साइड कम है तो टैली करने के लिए क्रेडिट में ही लिखा होगा आपने, राइट? दोनों ही सिचुएशन में आप सस्पेंस अकाउंट स्टार्ट करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। कितने से? 1300 से। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है? राइट। उसके बाद आप जर्नल एंट्री करोगे और लास्ट में एक सस्पेंस अकाउंट बना के दोगे। पोस्टिंग करना तो आता है ना सस्पेंस अकाउंट में? इसकी पोस्टिंग बताओ जल्दी से। सस्पेंस के क्रेडिट में, इसके सस्पेंस के डेबिट में। और अगर टैली हो गया तो लास्ट में एक नोट लिख देना, सिंस द सस्पेंस अकाउंट इज टैलीड द ऑल द एरर्स हैव बीन नाउ रेक्टिफाइड। इज द पॉइंट क्लियर? अगर सस्पेंस में बैलेंस बच गया तो लिख देना, सिंस द सस्पेंस अकाउंट इज नॉट गेटिंग टैलीड देयरफॉर देयर आर स्टिल सम एरर्स लेफ्ट। समझ में आ रहा है? बस ये दो नोट्स। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ओके, वापस आता है। अब ये पहली बार था जब आपको गलती एहसास हुई। गलती का एहसास हुआ आपको कि बस कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ मतलब आपने पक्का डेबिट क्रेडिट की गलती की है, राइट? लेकिन जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस का वेट करना पड़ेगा मुझे। कुछ गलतियां ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी रियलाइज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने ना एक परचेस किया ए से, इसकी एंट्री करना ही भूल गया, मैं एंट्री करना ही भूल गया, राइट? आज मान लिया, कल अब मैंने एंट्री करना चाहिए, 2 दिन बाद ए आ गया, बोलते सर पैसे। मैंने कहा किस बात के पैसे? तो उसने बोला सर परसों तो आए थे आप परचेस करने, फिर याद आया मुझे, अरे हाँ मैंने परचेस किया, मैं एंट्री करना भूल गया। तो अब मैं वेट करूँ क्या? नहीं, पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा उसके बाद एंट्री करूंगा? नहीं, मालूम पड़ गया ना? मालूम पड़ गया तो रिकॉर्ड कर लो, राइट? इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया अब तक तो आपने आज तक सस्पेंस अकाउंट बनाया है क्या? नहीं। जब ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना तो सस्पेंस नहीं बना अब तक। पहली बार सस्पेंस आपने कब इंट्रोड्यूस किया? जब ट्रायल बैलेंस बना, राइट? जब ट्रायल बैलेंस बना। जब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, आपको गलती पहले ही मालूम पड़ गई है, तो हम थोड़ी वेट करेंगे, नहीं नहीं सर हम तो पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, पहले सस्पेंस लेंगे उसके बाद टैली करेंगे, ऐसा थोड़ी रहेगा, राइट? तो आपने गलती पहले सुधार लेनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज इफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट मेड या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो एक ही रूल है, सस्पेंस का नाम लेना बंद कर देना। यहां से आगे कोई सस्पेंस नहीं आएगा। कब ऐसा रियलाइज करोगे आप? व्हेन द एरर्स आर रेक्टिफाइड बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। तो यहां पे आता है
बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस के पहले की एंट्री नहीं सोचना, पहले यही एंट्री सोचना, और यहां से यहां आते समय सिर्फ एक ही यूज करना, वी कैन नॉट यूज सस्पेंस, बाकी सब कॉपी पेस्ट करना। वी कैन नॉट यूज सस्पेंस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए। अब अगर ये एंट्री यहां पे करनी है तो एंट्री क्या रहेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो कुछ है ही नहीं, सस्पेंस लिखना अलाउड नहीं है, आपने मना कर दिया, तो आप करोगे परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बस बात खत्म। नोट लिख देना, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। हाँ, मतलब अगर वो आपको बोलता है कि गिव रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, तो आप बिफोर मेकिंग का नहीं सोचना, पहले रफ में यही करना कि मेरे हिसाब से परचेज अंडर कास्ट है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज को और बढ़ाना है तो एंट्री होनी चाहिए परचेज टू सस्पेंस। फिर उसने बोल दिया सर बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, तो एक ही रूल है, सस्पेंस का नाम छोड़ के बाकी सब कॉपी पेस्ट करना, सस्पेंस नहीं लिखूंगा, अगर सस्पेंस आया तो उसको छोड़ देना वहां पे, ठीक है? ओके, इसकी एंट्री क्या रहेगी यहाँ पे? क्या? हाँ, नोट लिख के छोड़ देना, ये एंट्री खत्म। सेल्स अकाउंट शुड बी क्रिएटेड, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसकी एंट्री, इसमें सस्पेंस है क्या? नहीं, फिर लिख सकता हूं मैं, इसकी एंट्री क्या रहेगी? सेव फर्नीचर टू परचेस। समझ में आया क्या सबको? ओके, इसकी एंट्री क्या रहेगी? परचेस सेल्स टू मिस्टर ए, सब सेम। मतलब मैंने बिफोर और आफ्टर में सिर्फ एक ही चीज का चेंज कर दिया, मैंने कहा सस्पेंस यूज नहीं करना। और बहुत लॉजिकल है ना यार, सस्पेंस क्यों नहीं यूज करना? सस्पेंस पहली बार बनता है ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम पे, तुम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही कर रहे हो, मतलब तुमने सस्पेंस बनाया नहीं ना अभी तक। अगर सस्पेंस नहीं बनाया तो फिर मैं रेक्टिफाई कैसे करूंगा? समझ में आ रहा है? तो जहां गलती हुई वो अकाउंट लिख के खत्म कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं मेरा परचेज बुक है, ठीक है, परचेज बुक है या फिर परचेज अकाउंट है मान लेते हैं, चलो यहां पे लिखना था 1000, यहां पे लिखना था 1200 और 300 की एंट्री करना भूल गया मैं, सिर्फ यही अकाउंट में गड़बड़ हुआ, राइट? तो मैं बोलूंगा जाके लिख दो ना अभी 300 रुपए, खत्म करो बस। तो परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, खत्म। आया समझ में? क्रेडिट सस्पेंस को करना चाहिए था, लेकिन सस्पेंस तब करेंगे जब सस्पेंस बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं मैंने अभी तक, तो सस्पेंस आया नहीं, तो सस्पेंस आया नहीं तो रेक्टिफाई कैसे करूंगा? समझ में आया? सिर्फ परचेज को डेबिट करके खत्म कर दो, ऐसा। नेक्स्ट, इसकी एंट्री क्या रहेगी? लास्ट वाली, ए टू बी। मतलब आपको समझ में आया? अगर उसने बिफोर ट्रायल बैलेंस बोल दिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रेक्टिफिकेशन सबको आ जाता है लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं बच्चे, कब करना है वो सोच देख लेना। क्लियर है यहां तक? ओके, अब मैं आपको थर्ड स्टेज पे लेके जाता हूं। थर्ड स्टेज का मतलब क्या होता है? मैंने गलती ढूंढने का सोचा, बहुत कोशिश किया, नहीं मिली, गलती मिल रही नहीं है। अब गलती नहीं मिल रही है अगर, तो हम क्या करेंगे? बिजनेस बंद कर दें क्या? नहीं, हम सोचेंगे कोई बात नहीं है, अभी तो कंटिन्यू कर, गलती जब मिल जाएगी तब रेक्टिफाई करेंगे। मतलब क्या आप अगले साल रिकॉर्ड करोगे उसको? यस। अब देखो क्या हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए, अच्छे से ध्यान देना। मान लेते हैं ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है फॉर द ईयर 2022-23, ठीक है? ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? ओपनिंग, परचेस, जीपी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, आइडली, राइट? चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000, 10,000, 13,000 और 2,000। जीपी बताओगे कितना आया? 4,000 का जीपी आया। ओके, तो ये 4,000 का जीपी आया, इसके बाद बनता है पीएनएल, 4,000 का जीपी आया यहाँ पे, राइट? और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, लेट्स से 1,500 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट वगैरह सब। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2,500। और ये 2,500 आइडियली कहाँ जाता है? आपकी बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड हो जाता है, बराबर है क्या? ये कितना ऐड हो गया? 2,500। इतना सबको आता है ना? यस। अब एक और बात याद है क्या? इसके नीचे एक ब्रैकेट रहता था फॉर द ईयर एंड। मैं हमेशा बोलता था ये ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस साल में सिर्फ इस साल के खर्चे आएंगे, ना पिछला साल ना अगला साल, राइट? अगर वो इस साल को बिलोंग करता है तो ही यहां पर आएगा, अगर वो अगले साल को बोलता है तो मैं भगा दूंगा उसको, वो बोलता है पिछले साल का भगा दूंगा। अगेन, इस साल का होना चाहिए, पेमेंट करो या नहीं करो इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप लिखते हो टू सैलरी, आपने पे किया मान लेते हैं 1,000 रुपए, और आप बोलते हो सर 200 रुपए और देना बाकी है, मैं आपको से यही सवाल करता हूँ इस साल का है कि? आपने बोला हाँ, मैंने कहा लिखना फिर यहाँ पे पे करना जरूरी नहीं है, इस साल का होना जरूरी है। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, अगर आपने सैलरी मान लेते हैं, रेंट पे किया, आपने रेंट पे किया 1,500, फिर मैंने पूछा रेंट कितना है, आपने बोला सर 100 रुपए महीना,
मतलब 1200 होना चाहिए। क्या आपने ज्यादा पे किया? यस। पेमेंट करना जरूरी नहीं है, पेमेंट करो या मत करो, ज्यादा करो तो भी नहीं, कम करो तो भी नहीं, मेरे को चाहिए इस साल का, तो आप बाहर भगा देते हो, 300 रुपये प्रीपेड बोल के बाहर भगा दोगे। इन शॉर्ट आपको इस साल का होना जरूरी है, ये चाहिए रहता है, राइट। अगले साल का या पिछले साल का नहीं चलता है आपको। ओके, पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया टू गेट इनटू पीएनएल, इट हैज टू बी ऑफ दिस ईयर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, अब अगले साल में आप आए, अगले साल में, ठीक है। अब अगले साल जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ उस ध्यान देना। ओपनिंग किया 2000, परचेज किया 12,000, सेल किया 15,000, क्लोजिंग स्टॉक है 4,000, जीपी कितना? 5,000 आ रहा है जीपी। यस, जैसे मैंने ये बनाया ना, जैसे ये बनाया, मिस्टर ए नाम का एक क्रेडिटर है, वो भाग के आया मेरे पास, बोला सर मेरे 1,000 रुपये। मैंने कहा किस बात के? बोलता है सर पिछले साल के लास्ट डेट पे 31 मार्च को 23 पे आप आए थे और आपने मेरे से मान लिया था, ये बिल है, उसने पूरा प्रूफ दिया, ये इस दिन आया था, इस दिन ये था, वो जो भी है उसने प्रूफ दिया, मेरे को याद आ गया। लेकिन इस साल का या पिछले साल का है? पिछले साल। मैं भूल गया था पिछले साल, मेरे को कंप्लीटली भूल गया था, लेकिन अब याद आ गया, तो अब एंट्री करनी पड़ेगी ना। मैं एंट्री रिकॉर्ड किया, मैं भूल गया, तो एक नॉर्मल परचेस करने की एंट्री बोलो, परचेस टू ए, बराबर, राइट। परचेस टू ए मतलब किराए से परचेस में ऐड होना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ 1000 लिखा, ये इधर का ब्रैकेट आया, इससे पूछना है क्या ये इस साल का है? जवाब मिला नहीं, तो बोलता है यहाँ क्या कर रहा है, बाहर, यहाँ से बाहर, मतलब परचेस को बाहर निकाल दिया उसने। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या ये एक क्रेडिटर है मेरा? तो बैलेंस शीट में ए था, मान लेते हैं ए का पहले से कुछ भी बैलेंस नहीं था, अब ए को 0 में मैंने प्लस 1000 किया, ये फॉर द ईयर रहता है, एज ऑन रहता है, एज ऑन। तो यहाँ से इसने मना किया क्या इसको? नहीं, क्योंकि एज ऑन है ना, आज की तारीख में है क्या? हाँ, लिख दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आया, प्रॉब्लम यहाँ पे आया, परचेस बेचारा गया आज खुशी खुशी, सर मैं रिकॉर्ड हो जाता हूँ, लेकिन वो एंट्री नहीं दे रहा है, वो बोलता है इस साल का नहीं है ना, बाहर यहाँ से। फिर वो कहाँ जाएगा बेचारा? तो वो सोचा चल पीछे पिछले साल में आता है, पिछले साल की बुक्स ओपन करना अलाउड ही नहीं है, हो गया पिछला साल खत्म, अब वापस नहीं ओपन कर सकते। समझ में आ रहा है? जो हो गया उस पर नहीं कर सकते, तो क्या रिकॉर्ड करना बंद कर दें? द आंसर इज नो। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आप रिकॉर्ड करते तो क्या होता? एक सिचुएशन सोचो ना, सिचुएशन सोचो सिर्फ, क्या होता? क्या मैं 1000 यहाँ रिकॉर्ड कर लेता तो ये 11,000 हो जाता, इसका मतलब मेरा जीपी कितना हो जाता? 3,000 हो जाता, बराबर। तो ये जीपी अगर 3,000 हो जाता तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाता? 1500। अल्टीमेटली कहने से ये 1500 गया तो कैपिटल के पास है ना, तो कैपिटल को बोलूंगा भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास 1000 रुपये ज्यादा आ गए, मेरे को 1000 रुपये वापस दे दो मेरे। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट शुड बी डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब रूल ये बोलता है कि अगर नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, दूसरे साल में अगर आपको एंट्री मिलती है इन द नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, तो एक रूल ये बोलता है कि नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करना पड़ता है। किसके थ्रू? एक नया अकाउंट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको एक चीज करनी पड़ती है, रिप्लेस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट विथ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब अगर आपको स्टेज 2 की एंट्रीज आती है तो 3 की भी आ जाएगी। सिर्फ एक ही चीज पूछना कि नॉमिनल है या नहीं है। मालूम कैसे पड़ेगा नॉमिनल है? अगर वो ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है तो नॉमिनल, नहीं है तो जो आ रहा है उसका नाम लिखो। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी? क्या परचेस आपकी ट्रेडिंग में आता है, मतलब नॉमिनल है, एंट्री क्या करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, सिंपल। कितना अमाउंट? 100। ओके, दूसरा सस्पेंस टू सेल्स, सस्पेंस टू, क्या सेल्स आपके लिए ये नॉमिनल अकाउंट है? यस, उसका नाम क्या कर देंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट 200। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद फर्नीचर टू परचेस। फर्नीचर क्या है आपके लिए? एसेट। एसेट तो रियल है, कुछ चलता है। परचेस नॉमिनल, रिप्लेस कर दो, एंट्री क्या रहेगी? फर्नीचर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, कितना अमाउंट? 500। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? एवरीवन, मतलब एक ही रूल चेंज किया मैंने कि अगर नॉमिनल आया तो नॉमिनल को रिप्लेस करना। रिप्लेस क्यों करना, ये समझ में आया क्या? क्योंकि वो पीएनएल एंट्री नहीं दे रहा है उसको, वो बेचारा एंट्री करने को रेडी है, लेकिन पीएनएल बोलता है इस साल का नहीं, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है इन द नेम ऑफ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? पीएनएल एडजस्टमेंट। ओके, उसके बाद परचेस और सेल्स क्या दोनों नॉमिनल है, तो एक साथ रिकॉर्ड कर लेना। पीएनएल एडजस्टमेंट दो बार नहीं लिखते बैठना, सर पीएनएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर ए, सीधा लिखना पीएनएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर ए, सीधा सीधा अमाउंट डबल करके लिख देना। कितना? 800। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? 400 400 दो बार करना था ना, एंड लास्ट में
ए टू बी कोई भी नॉमिनल नहीं है ना, तो ए टू बी 300 समझ में आया सबको ये। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ खत्म नहीं होता है, आपको इसके बाद एक और एंट्री करनी पड़ती है। और वो एंट्री क्या रहेगी, आपको याद है क्या, नुकसान अल्टीमेटली अगर आप ये एंट्री सुधार लेते, पिछले साल ही याद रहता, तो नेट इंपैक्ट जाके किसको पड़ता, कैपिटल। तो बोलता है भाई जो भी इंपैक्ट पड़ा है ना, तुमको ज्यादा मिला होगा तो मेरे को वापस देना, कम मिला होगा तो तुम ले लेना, लेकिन मेरे को इंपैक्ट कैपिटल को ही देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो पीएनएल का बैलेंस रहता है वो भी तो जाता कैपिटल में ही है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस भी कैपिटल में जाएगा। मालूम कैसे पड़ेगा, तो आप करोगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, आप बनाओगे एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कंपलसरी। हाँ, ये वो बोलेगा नहीं आपको, ये करना पड़ेगा, इसलिए एग्जामिनर का बनता है फेवरेट पॉइंट ये। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही देगा, इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, ऐसे वो वर्ड देगा क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं करते हैं और ये एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अगर आप ये एंट्री करके आए तो आपको वो 10 की जगह 1 हटा देगा और सीधा 0 देगा, क्योंकि क्वेश्चन का समझा ही नहीं आपने, इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा। समझ में आ रहा है, मतलब आप कितनी मेहनत करो वो सीधा 0, क्योंकि क्वेश्चन का आपने मेन जो क्रक्स था वो तो समझा ही नहीं। ये कौन से ईयर में करना है, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में तुमको नॉमिनल अकाउंट यूज करना अलाउड ही नहीं है। समझ में आ रहा है, आपको रिप्लेस करना था। तो ये बात समझ के चलो, टेस्ट में भी अगर आपने ये चीज मिस कर दी तो सीधा 0 मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद तो आप स्टेज 2 में हो, कुछ नहीं मेंशन है, आप स्टेज 2 में हो। अगर वो बोलता है बिफोर ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस हटा देना, अगर वो बोलता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, या आफ्टर ट्रायल बैलेंस नहीं, वो आपको बोलेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, ऐसे अगर वर्ड आता है, इसका मतलब वो हिंट दे रहा है आपको कि ये अगले साल में। तो डायरेक्ट अगले साल नहीं करना, पहले रफ में यही करना, क्योंकि ये सीख के आए हम 3 दिन से, हम वही सीख रहे हैं, पहले यही करना रफ में, उसके बाद रिप्लेस करना। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके, उसके बाद अब बनाओगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो पोस्टिंग दो जल्दी समझो, क्या करेंगे, 2 सस्पेंस कितना 100 रुपीज, नेक्स्ट बाय सस्पेंस कितना 200, नेक्स्ट बाय फर्नीचर कितना 500, नेक्स्ट टू मिस्टर ए कितना 800। टैली नहीं हो रहा है, जहां भी डिफरेंस आ रहा है वहां लिख दो, यहां रहेगा, तो ये जो भी डिफरेंस आएगा आप लिखोगे बाय कैपिटल, बाय कैपिटल। कैन यू प्लीज गिव मी द जर्नल एंट्री फॉर दिस, कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो लास्ट एंट्री रहेगी आपकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, कितने अमाउंट की 200 रुपीज की, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट लॉस जाएगा वो जाएगा तो कैपिटल में ना यार। तो ये आपने क्या किया, सीधा सीधा पीएनएल एडजस्टमेंट बना के वो 200 रुपये आपने ट्रांसफर कर दिए पीएनएल कैपिटल में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, आपको क्या लगता है इसकी वजह से ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कैपिटल डेबिट हुआ, कैपिटल आपके लिए क्रेडिट बैलेंस रखता है, कम किया आपने, मतलब नुकसान हुआ। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, कभी कभार इंस्टीट्यूट पूछ लेता है आपसे, इंस्टीट्यूट पूछ लेता है आफ्टर रेक्टिफिकेशन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, ऐसा पूछता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट का क्या मतलब है? तो बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट का मतलब यही होता है जो हमने अभी किया ना, वही। इफ अ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिटेड, प्रॉफिट विल डिक्रीज। डेबिट हो रहा है, नॉमिनल, खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल ना, अगर खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज। एंड इफ अ नॉमिनल अकाउंट इज क्रेडिटेड, अब नॉमिनल मतलब आपके लिए एक्सपेंस इनकम, राइट, अगर क्रेडिट हो रहा है मतलब इनकम बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है क्या? कभी कभार आपको एग्जामिनर लास्ट में ये सवाल पूछ लेगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। तो रूल बहुत सिंपल सा है, अगर नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ रेक्टिफिकेशन एंट्री में, अगर नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ तो बोलना प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ, ये वाली एंट्री में परचेस नॉमिनल है ना, क्या होगा इसका इंपैक्ट, प्रॉफिट कम हो जाएगा। गिनना शुरू करो, 100 रुपये कम हुआ, 100 रुपये कम हुआ। सेकेंड एंट्री में सेल बढ़ जाएगा, 200 बढ़ गया, मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, नेट 100 से बढ़ गया, बराबर। नेक्स्ट
फर्नीचर टू परचेस, परचेस क्रेडिट हुआ, परचेस नॉमिनल है, बढ़ गया प्रॉफिट 500 से, अब कितना प्रॉफिट बढ़ गया 600। परचेस सेल्स टू ए, परचेस और सेल नॉमिनल है, डेबिट हुआ, नुकसान हुआ, 600 प्रॉफिट था, 800 लॉस हो गया, 200 लॉस हो गया। और ए टू बी कुछ भी नहीं, नॉमिनल है ही नहीं, क्या 200 लॉस हुआ? मैं भी तो वही बोल रहा था यार, आखिरी में 200 लॉस हुआ था जो आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया था। समझ में आया क्या पॉइंट? समझ में आया पॉइंट? तो इम्पैक्ट नहीं, अकाउंट सिर्फ तभी बनाना जब नेक्स्ट ईयर में देंगे वो। लेकिन इंस्टीट्यूट बहुत होशियार है, वो क्या करता है, वो आपको कुछ बोलता नहीं नेक्स्ट ईयर में, वो आपको आफ्टर ट्रायल में देगा, लास्ट में एक सेंटेंस हो जाएगा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन। तो प्लस माइनस करके देख लेना, प्लस माइनस, इसकी वजह से क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ऐसे लिखना, एडजस्टमेंट नंबर 1 डिक्रीज प्रॉफिट 100 रुपीज, सेकंड इंक्रीज प्रॉफिट बाय 200, थर्ड इंक्रीज प्रॉफिट बाय 500, फोर्थ डिक्रीज प्रॉफिट बाय 800, नेट 200 लॉस, नेट डिक्रीज इन प्रॉफिट 200, खत्म। आए समझ में? तो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट रहता है नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि नॉमिनल ही ट्रेडिंग पीएल बनाता है। क्या ये लॉजिक क्लियर है क्या सबको? पक्का? यस। तो ये 3 स्टेजेस समझ में आ गए क्या सबको? पक्का? प्लीज बताइए, जब तक कुछ बोला नहीं आप कौन से स्टेज में हो? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, आप उसी साल में चल रहे हो। समझ में आ रहा है? फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले आपको गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया, तो आपने रेक्टिफाई करना शुरू कर दिया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद की बात है ये, लेकिन फाइनल अकाउंट्स के साथ ही इसी साल में गलतियां समझ में आ रही है, राइट। लेकिन कभी कभार वो बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको गलती का एहसास हो गया, बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस यू रियलाइज द मिस्टेक्स। तो एक ही रूल याद रखना, सस्पेंस यूज नहीं करना। आपको जर्नल एंट्री आती है ना, अगर जर्नल एंट्री में कहीं पे भी सस्पेंस वर्ड आया वो यूज नहीं करना, बस इतना ही है। क्यों? ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया बॉस, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो सस्पेंस बनाया नहीं अपन ने, तो सस्पेंस का नाम लेना अलाउड नहीं है। क्लियर? और अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करने बोल रहा है तो एक ही रूल है, रिप्लेस नॉमिनल बाय पीएनएल एडजस्टमेंट। वहां बात खत्म नहीं होती है, लेकिन ये होने के बाद लास्ट में एक काम बढ़ जाता है आपका। क्या काम बढ़ जाता है? मेक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कंपलसरीली। ये वर्किंग नोट का पार्ट आना चाहिए, नॉट रफ वर्क, वर्किंग नोट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कंपलसरी है और उसका जो भी बैलेंस रहेगा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और वो एंट्री करना भी कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? वो एंट्री करना भी कंपलसरी है। क्या इतना लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अब प्लीज ध्यान देना, अगर मैं आपको होमवर्क दूं और होमवर्क में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो मैं आपसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। पहले मेरे को ये दोनों चाहिए, मेरे को ये दोनों चाहिए, मतलब आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी चाहिए और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी चाहिए। एंट्रीज कैसे होगी? समझ में आया? और अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया ना तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना जरूरी है। समझ में आया क्या सबको? यस। अब एक लास्ट पॉइंट, ये सस्पेंस पे ये वाला पॉइंट लिखा क्या आपने? ये वाला पॉइंट सबने लिखा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम नहीं पड़ता सस्पेंस कहां से टैली होता है। चलो एक काम करो, ये लिख लेते हैं एक बार, अच्छे से लिख लेते हैं। ये लिखा ना सबने अच्छे से? ये टेबल बनाया क्या सबने? और ये इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लिखा क्या सबने? दो सिनारियोज रह सकते हैं आपके सामने। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट कब बनाएंगे? जब पूछा हो, जब पूछा हो ऑल्सो मेक सस्पेंस अकाउंट, तो बना देना, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे? ओपनिंग बैलेंस इज गिवन एंड ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन। बस ये लास्ट कंसेप्ट है रेक्टिफिकेशन का। ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन। अब वो गिवन कैसे देंगे? दो तरीकों से, वो कास्ट इन एक्सेस, कास्ट शॉर्ट, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड दिए ओपनिंग बैलेंस इज गिवन और उन्होंने वो वर्ड्स कैसे देंगे आपको? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कास्ट शॉर्ट। तो आपने सस्पेंस कहां लिखा होगा? डेबिट में लिखा होगा, तो आप स्टार्ट करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से। समझ में आ रहा है? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कास्ट शॉर्ट, मतलब डेबिट साइड में कम है। एग्जांपल, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, यहाँ 1000 और 1500 है, और यहाँ पे 1000 या फिर 1200 और 1800 है। तो कौन सा साइड ज्यादा है आपका? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, इसका मतलब डेबिट साइड कम है ना,
तो आप जबरदस्ती टैली करने के लिए सस्पेंस यहीं पे लिखोगे ना, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कास्ट शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आपका डेबिट साइड कम है तो आपने सस्पेंस कहां लिखा होगा, डेबिट में लिखा होगा, राइट? या फिर इसी को ऐसा बोला जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इन एक्सेस। अगर ऐसा सेंटेंस है तो आप क्या करोगे? दोनों का मतलब एक ही है ना, ये दोनों सेम है, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? टू बैलेंस से या बाय बैलेंस से? टू बैलेंस डॉट कॉम से। सबको समझ में आ रहा है क्या? यू विल स्टार्ट सस्पेंस अकाउंट बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाद में पोस्टिंग करना आएगा क्या जर्नल एंट्रीज का? आपको जर्नल का पोस्टिंग करना आएगा। क्या ये अकाउंट ने आइडियली टैली होना चाहिए? आइडियली टैली होना चाहिए। अगर टैली हो गया तो आपका नोट आना चाहिए। नोट क्या आएगा? सिंस द सस्पेंस अकाउंट इज टैलीड, टैली हो गया मतलब बैलेंस बचा ही नहीं, यही तो चाहिए था, बैलेंस जीरो करना था आपको। जीरो क्यों करना था? क्योंकि आपको रेक्टिफाई करना था सब कुछ। समझ में आया? तो ये होने के बाद या तो टैली होगा या तो नहीं होगा। अगर टैली हो गया तो कमेंट डालना, सिंस द सस्पेंस अकाउंट इज टैलीड ऑल द एरर्स हैव बीन नाउ रेक्टिफाइड। और टैली नहीं हुआ तो फिर आप बोल देना सिंस द सस्पेंस अकाउंट नॉट गेटिंग टैलीड देयर आर स्टिल सम एरर्स लेफ्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके। लेकिन कभी कभार वो आपको बोलेंगे मिक्स सस्पेंस अकाउंट, लेंगे बैलेंस ही नहीं देंगे, ये सबसे आसान रहता है। सीधी बात है, ओपनिंग बैलेंस नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? बना लेना सस्पेंस अकाउंट, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको ओपनिंग बैलेंस मान लेना, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको ओपनिंग बैलेंस मान लेना। मतलब यहां पे ट्रीट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस, ये और आसान हो जाता है। ट्रीट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस, इसको ही ओपनिंग मान के कंटिन्यू कर लेना। मतलब एग्जांपल देना इसी क्वेश्चन में, जो ऊपर अपने लिखा ना अभी ऊपर, ये आप ये स्टेज में थे आफ्टर ट्रायल बैलेंस में, ठीक है? मैंने ये बोला नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया, क्वेश्चन पे ध्यान देना। मैंने आपको कहा मिस्टर ए मेड अ ट्रायल बैलेंस व्हिच डिड नॉट टैली एंड ही पुट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। कितना मालूम नहीं, ही पुट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, ऐसा बोल दिया मैंने, राइट? ओके। इन द सेम ईयर ही रियलाइज द फॉलोइंग मिस्टेक्स। सेम ईयर बोला मतलब कौन से स्टेज में आप? सेकंड स्टेज में हो आप, ठीक है? इन द सेम ईयर। फिर आपने ये 4-5 एंट्रीज पास की, राइट? 4-5 एंट्रीज पास की। अब मुझे बताओ फर्स्ट की पोस्टिंग कैसे होगी, जल्दी बताओ। सस्पेंस के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय परचेस कितना? 100। नेक्स्ट। सस्पेंस के डेबिट में टू सेल्स कितना? 200। नेक्स्ट। आ रहे नहीं है, खत्म। अब ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था तुमने, तो मेरे हिसाब से ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आया होगा कितना? 100 रुपीज टैली। ये ओपनिंग रहा होगा, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस में 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा, खत्म। समझ में आ रहा है? ट्रीट द डिफरेंस इटसेल्फ एज ओपनिंग बैलेंस, जो भी डिफरेंस था ओपनिंग बैलेंस वही होगा, खत्म कर दो, मतलब टैली हो गया, खत्म। समझ में आ रहा है? तो इस तरह मैंने आपको बताया कि सस्पेंस अकाउंट में या तो ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा या तो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा वो सबसे आसान है, नहीं दिया तुमने, मैं क्या करूं, जो डिफरेंस है वही ओपनिंग रहा होगा, खत्म। वही डिफरेंस आया होगा तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में, ऐसे मान लूंगा। क्लियर है पॉइंट सबको? और अगर दिया है तो देने का तरीका क्या देंगे वो सिखाया मैंने आपको। वो आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैली एंड द डेबिट वाज इन एक्सेस बाय 500। डेबिट वाज इन एक्सेस मतलब क्या? डेबिट वाज इन एक्सेस, आपका डेबिट साइड ज्यादा था, इसका मतलब आपने सस्पेंस कहां लिखा होगा? क्रेडिट में। आप स्टार्ट करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से 500 से। समझ में आ रहा है? उसके बाद आइडियल टैली हो जाना चाहिए। टैली हो गया तो कमेंट डाल देना, सिंस द सस्पेंस अकाउंट इज गेटिंग टैलीड ऑल द एरर्स हैव बीन नाउ रेक्टिफाइड। अगर टैली नहीं हुआ तो कमेंट डाल देना, सिंस द सस्पेंस अकाउंट नॉट गेटिंग टैलीड देयर आर स्टिल सम एरर्स लेफ्ट, खत्म। समझ में आया? पक्का समझ में आया? 3 स्टेज समझ में आ गए क्या? जब तक कुछ बोला नहीं जाए कौन से स्टेज में आप? आफ्टर ट्रायल बैलेंस, राइट? अगर बेसिक पॉइंट्स कराऊं तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट इजी वाले, एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, सही गलत वाला कंसेप्ट। परचेज रिकॉर्ड एज सेल्स, ये वाला कंसेप्ट से क्या था? सही गलत, पार्टी का अकाउंट डबल। परचेज रिकॉर्ड एज सेल्स हाउएवर पार्टीज अकाउंट करेक्टली पोस्टेड, तो पार्टी को हाथ नहीं लगाना, क्या करना? सस्पेंस को डबल करना। समझ में आ रहा है क्या? ये नॉर्मल एंट्रीज थे जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है? इसके अलावा बुक वर्ड यूज हुआ, बुक, तो ये कंप्लीट ओमिशन है या पार्शियल ओमिशन है? कंप्लीट, क्योंकि बुक में नहीं लिखना मतलब पार्शियल, कंप्लीट ओमिशन। बुक नहीं लिखना मतलब सब्सिडी में लिखना, सब्सिडी मतलब जर्नल। क्लियर है? मतलब कंप्लीट ओमिशन। लॉजिक सबको समझ में आ रहा है क्या? पक्का? यस। आपका आज का होमवर्क सारे पॉइंट्स हो गए। ये लास्ट पॉइंट भी सिखा दिया मैंने, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट समझ में आ गया था ना? इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, यस। अब होमवर्क स्टार्ट करने से पहले, राइट, आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा
ये सारे एंट्रीज जो अपन ने ऊपर 11 क्वेश्चंस किए ना, 11 क्वेश्चंस, 11 बेसिक क्वेश्चंस है, अराउंड 95 जर्नल एंट्रीज है, 95 जर्नल एंट्रीज है। ऑब्वियसली लर्न तो नहीं कर सकते, समझना पड़ेगा, राइट। वो एंट्रीज के अलावा एक भी एंट्री नीचे अलग नहीं है, सारे वही एंट्रीज हैं, बस फर्क ये है वो मिक्स होके आएंगे, नाम बदल देंगे, अमाउंट बदल देंगे, ठीक है। एंट्रीज वही रहने वाली, एक भी कंसेप्ट नहीं बदलने वाला है, सारे वही रहने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि पहले आप एक बार उसको गो थ्रू करोगे, उसके बाद होमवर्क करोगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट 6 क्वेश्चन। ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा, आपके हिसाब से एक बात बताओ, एक जर्नल एंट्री को कितना टाइम लगता है? एक जर्नल एंट्री को आपके हिसाब से, एक जर्नल एंट्री बोलो, एक क्वेश्चन को नहीं बोल रहा हूँ, एक जर्नल एंट्री। नरेशन हटाओ बाजू में, 10-20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा सोच के, हर एंट्री को 2 मिनट नहीं लगेंगे। एक क्वेश्चन में 5 या 6 जर्नल एंट्रीज हैं, मतलब 10 या 12 मिनट, 6 क्वेश्चंस, कितने एंट्रीज रहेंगे? 30, 35, 36, 40 एंट्रीज, राइट। एक सवा घंटे के ऊपर होमवर्क नहीं है, ठीक है। ये तो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस विल बी होमवर्क फॉर यू, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एरर्स कब डिटेक्ट हुए हैं, डिटेक्ट कब हुए हैं। अगर उसने नेक्स्ट ईयर दे दिया ना, तो समझ जाना कि ये आपको ये रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? नॉमिनल को रिप्लेस करना है पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू, और एडजस्टमेंट अकाउंट बना के एक कैपिटल की एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपका आज का होमवर्क रहा।